आप अलीबाग अगर जाएं सो वहाँ पे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने इन्वेस्ट किया हुआ है। स्टार्टेड फ्रॉम शाहरुख खान, सुहाना खान जी, फिर रोहित शर्मा जी, विराट कोहली जी, दीपिका पादुकोण एंड ऑल बिग सेलिब्रिटीज हैव बॉट रियल एस्टेट देयर। इफ यू गो एंड सी अ क्वालिटी ऑफ लैंड देयर यू विल सी यार ये लैंड का मैं 8 करोड़ रुपया दूँ, पानी नहीं है वहाँ पे। विनीत मतलानी, द लैंड हंटर, रियल एस्टेट विशनरी और स्मार्ट विलेज क्रिएटर, जिन्होंने महाराष्ट्र के कोने कोने से जमीन अक्वायर करके एक डेकेड में बनाया अपना रियल एस्टेट एम्पायर। आज वो रायगढ़ में इंडिया के पहले स्मार्ट विलेजेस बनाने का सपना सच कर रहे हैं। मुकेश अंबानी जी का घर है। अब आप देखो ये पतली सी गली से 2 गाड़ी चढ़ती है ऊपर, भी राइट साइड में उनका घर आता है और पतली पतली गली में उन्होंने एंटीना खड़ा कर दिया। वाई सेंटर, मतलब क्यों चूज करते हैं? अमीर लोग उसी जगह पे एकदम बसे रहना चाहते हैं। मुंबई की कहानी अलग है सर। पूरे इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा जहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए? महाराष्ट्र 5 साल 5 ईयर्स टॉप पे। मुंबई 1 हो गया, मुंबई 2.0 हो गया, 3.0 भी आ गया है। मुंबई कौन से एरिया में कहाँ पे जाना है, कहाँ पे लैंड में इन्वेस्ट करना है? नहीं, मुंबई 3 इज द सेफेस्ट बेट। कैसा सपोर्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट रियल एस्टेट को? 5 साल सर मैं आपको गारंटी बोलता हूँ, नेक्स्ट 5 ईयर्स इज फॉर महाराष्ट्र। अगर किसी भी आदमी को पैसा लगाना है पूरे इंडिया में, वो महाराष्ट्र में पैसा लगाए। जिस दिन वो धारा आया, आई हैव सीन द मास्टर प्लान, एक्सीलेंट। यू हैव बीन टू बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, आप बीकेसी गए हैं, बीकेसी से 10 गुना अच्छा। धारावी का तो बहुत बड़ा स्लम एरिया है, खतरनाक वाला। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वहाँ पे उन्होंने सब सेटल किया है, सब लोग खुश हैं, सब लोगों को वहीं पे रीडेवलपमेंट करके नए मकान, क्योंकि स्लम है, स्लम से उनको अच्छे मकान मिल रहे हैं। नायक मूवी की याद आ रही सर। वो नायक मूवी नहीं बोला था कि क्या साहब 2000 झोपड़े हैं, 40 मकान दिए हैं, कहाँ रहेंगे हम सब? बट लैंड में सबसे ज़्यादा सब लोग डरते हैं ना कि यार हमारे साथ स्कैम हो जाएगा। वो लैंड में स्कैम क्या होता है सबसे बड़ा? स्कैम तो सर लैंड में रोज होते हैं। लैंड ऐसी नहीं है कि आपने डव सोप जाके खरीद लिया मार्केट में। आपको इसमें बीच में कोई एक ऐसा आदमी रखना पड़ेगा जिसके थ्रू आप वो डील को 100% सक्सेसफुल कर पाए। थैंक्स टू आई वुड से मोदी सरकार, पोस्ट 2014 लैंड में बहुत ट्रांसपेरेंसी आ रही है। अच्छा, एक लैंड इन्वेस्टमेंट करने की सही उम्र क्या होनी चाहिए? मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल, as young as possible if you start planning like a long term vision कि यार मेरे को ज़मीन लेनी है और 20 साल का मेरा हॉरिजन है कि 20 साल या मेरी रिटायरमेंट, सपोज मैं 30 साल का हूँ, मुझे रिटायरमेंट होना है 50 पे, तो 20 साल 30 साल की उम्र में ज़मीन खरीद लूँगा और उसको जब 50 का होऊंगा तब बेचूँगा। अब से लेकर 2050 तक जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, हमारे मोदी जी जब विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 का जो उनका टारगेट है, हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए। गोल्ड माइन है लैंड, और लैंड जो एप्रिशिएट होगा वो अलग लेवल पे जाएगा। तो मतलब जो नौकरी कर रहा आदमी पहले उसको फ्लैट खरीदना चाहिए या फिर ज़मीन खरीदनी चाहिए? अगर फ्लैट नहीं है तो फ्लैट, पहले छत अपनी मजबूत करो। तो सर ज़मीन में करोड़पति बनने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है कि आप विनीत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। नो सर। आज के इस पॉडकास्ट में सर है ना, देखो आपसे मैं थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था, तो ये पॉडकास्ट में अपन आज रियल एस्टेट के बारे में तो बात करेंगे, सरी प्लॉटिंग के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले मुझे एक ऐसी चीज़ आपसे मिली जो शायद मेरे को पहले कभी नहीं मिली थी, और वो ये है कि ऑडियंस भी, मतलब अगर आज का पॉडकास्ट अगर ऑडियंस ने ढंग से देख लिया तो शायद माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा लोगों का। होता क्या है सर कि जो लेबर क्लास पीपल है, ठीक है, मजदूरी करते हैं, शायद पढ़ाई लिखाई, मतलब बहुत सारे सर्कमटेंसेस हो सकते हैं ऐसे कि जिस कारण उनको लेबर बनना पड़ा या फिर कुछ करना पड़ा। सो बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि आज सुबह पैसा कमाया, शाम को एक क्वार्टर पिया और घर चले गए, कल की वो नहीं सोचते हैं। और सेम चीज आज के पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, करेक्ट। जेनजी पीपल, कि सर हमको फ्यूचर की कुछ नहीं पड़ी हुई है, हमारा माइंडसेट सिर्फ ये है कि आज हम क्या नौकरी कर रहे हैं, कितना पैसा कमाएंगे, एक आईफोन रखेंगे, गाड़ी खरीदेंगे और फिर पूरी जिंदगी बस ऐसे ही बिता लेंगे और चले जाएंगे। पर आप जितने भी बड़े लोगों को देखोगे, मतलब लाइफ में जिन्होंने एक्चुअली बहुत कुछ किया है, वो ना लॉन्ग लाइफ की बात करते हैं। और अभी खासकर तो विजय माल्या जी का पॉडकास्ट भी आया है एक, उन्होंने अपना एक पर्सपेक्टिव दे दिया और लोगों ने तो बोला था कि लिव लाइफ किंग साइज।
करेक्ट। तो जब तक लोगों का माइंडसेट ये नहीं बदलेगा कि यार मुझे बहुत लंबे टाइम तक काम करना है और बहुत सॉलिड तरीके से काम करना है, तब तक वो एसेट बिल्डिंग नहीं कर पाएंगे, अपनी वेल्थ नहीं बना पाएंगे, पैसा नहीं बना पाएंगे, और नहीं बना पाएंगे तो फिर ऐसी ज़िंदगी जिएंगे। तो विनीत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, क्या हाल है आपके? एकदम बढ़िया, आप बताएं। कैसे माइंडसेट चेंज करेंगे? माइंडसेट हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक आदमी का अपना कंडीशनिंग है माइंड का। वो किस सर्कमस्टेंसेस में है और क्या फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज जो जेन ज़ी है, जैसे आपने कहा कि बहुत शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं लोग, वो सच है, वो बहुत शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं। वो सिर्फ आज का सोचते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। कमिटमेंट्स को लेके हर चीज़ में डरते हैं। शादी के लिए डर रहे हैं, फिर शादी हो रही है तो फिर बच्चों के लिए डर रहे हैं। तो इतना डरेंगे तो किस तरीके से आगे काम कर पाएंगे, और उसके वजह से कहीं ना कहीं आपकी रिक्वायरमेंट्स कम होती है। वो एक कहावत है ना, मेरी ज़रूरतें कम है इसीलिए मेरे सीने में दम है। फिर मीन्स वो लेवल पे काम कर ही नहीं पाएंगे, अपने वो एक एम्पायर ही नहीं क्रिएट कर पाएंगे। एक एंटरप्रेन्योर जब बनता है आदमी, तो काफ़ी सारी लाइबिलिटीज़ तो होती है। इसके अलावा उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि खुद के साथ लोगों का और लोगों के साथ देश का कुछ भला कर पाए। एब्सोल्युटली राइट। वो जब तक बड़ा माइंडसेट नहीं होगा, जब तक वो ब्रॉड माइंड नहीं होगा, तब तक वो नहीं कर पाएंगे। और अच्छा, कुछ बड़ा करना है तो एक ठोस इन्वेस्टमेंट्स के साथ करना है। वो आपके रेस के साथ नहीं हो सकते, वो आपके क्लिक पे चीज़ लिया, क्लिक पे बेचा, वो नहीं हो सकता। मतलब आज के इस पॉडकास्ट में तो अमीरों का कैसा माइंडसेट होता है वैसा सोच के बात करनी पड़ रही है आपसे। सर, अमीरों का माइंडसेट, आप एक बात समझे कि अमीरों का माइंडसेट जो है ना, वो उनको अमीर बनाता है। और यही बात दिक्कत मीडियोकर फैमिलीज में है, इसीलिए वो लैंड में इन्वेस्ट नहीं करती है। ये फैक्ट है। आपने सुना रिलायंस ने ये बिल्डिंग में 10 अपार्टमेंट खरीदे? आप कभी नहीं सुनोगे। वो आप ये सुनोगे कि उसने 4,000 एकड़ जगह ले ली, 2,500 एकड़ जगह ले ली, जामनगर बना दिया। if we talk about such a giant, and it's a good कि अपने देश के लोग कुछ कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं, that is also good। बट यही चीज़ आप एक मीडिया कर, अभी मैं किसी को बोलता हूँ सर यहाँ पे 1 एकड़ जमीन ले लो आप, बोलता है विनीत जी फिर एनक्रोचमेंट का दिक्कत, फिर इसका दिक्कत। गरीब गरीब नहीं, एक मीडियोकर आदमी अपनी सोच से गरीब बन रहा है, क्योंकि वो फोकस क्या कर रहा है, आप बात समझो। वो प्रॉब्लम को फोकस कर रहा है, तो उसका सोल्यूशन क्या आएगा? उसका सोल्यूशन पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। व्हाई? बिकॉज यू आर ओनली लुकिंग एट द प्रॉब्लम। अरे आप आधा ग्लास खाली क्यों देख रहे हो? आप देखो ना कि आधा ग्लास भरा हुआ है, उसको तो मैं पी के अभी हाल फिलहाल तो शांत बैठूं। वो दिक्कत है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है मीडियोकर फैमिली में, कि इसीलिए वो मीडियोकर बनता जा रहा है। और वही चीज अपने बच्चे को वो सिखाता है कि तुझे तो इंडिया में पढ़ना नहीं है, तुझे तो चल इंडिया में पढ़ा लेकिन काम नहीं करना है, बाहर जाके काम करना है। डे वन से उसकी थॉट प्रोसेस ये है कि तो बाहर जाके काम करना है, बाहर जाके काम करना है, बाहर जाके, इसलिए वो बाहर जा रहा है। तो वी आर नॉट एबल टू रिटेन आवर टैलेंट है, वी आर नॉट एबल टू एक आम आदमी अगर ये सोचना स्टार्ट कर ले तो 100% वो भी वो कैटेगरी में आ जाएगा। सोच बड़ी करे तो सब हो सकता है। ये साइकिल ट्रू है। मतलब जैसे मान लो जितने भी अमीर लोग हैं, अमीरों के बच्चे बिल्कुल आलसी हो जाएंगे, फिर वो आलसी होंगे तो कुछ काम नहीं करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेंगे नहीं। इधर गरीबों के बच्चे आगे, ऐसा एक साइकिल है। मैं अब मतलब एक अपन पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ। एक गरीबों के बच्चे आगे उनको सामान बेचेंगे, तो मेरा सामान खरीदो, फिर वो अमीर बन जाएंगे। वो अमीर बन जाएंगे। ये फैक्ट है। ये इस तरीके से ही साइकिल चलती है। जो दूसरा अभी एक और अलग लेवल चालू है। अभी अमीर लोगों को समझ में आ रहा है कि ये बच्चे नालायक बनते जा रहे हैं, तो उनकी भी अभी आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सिटीज में कोर्स हो रहा है कि हाउ टू ट्रेन योर चिल्ड्रन टू गेट इनटू योर फैमिली बिजनेस। कि बचपन से उसको, वो साल 2 साल का बच्चा है तो उसको बचपन से आप ये ट्रेन को, अच्छा ये हम सिंधियों में पहले से ही होती है चीज। बच्चा ऐसा नहीं है कि दुकान पे नहीं आएगा। वो सीधी बात है, बच्चा हुआ 7-8 साल का, लड़का हुआ, लड़की हुई, कोई भी, चलो भाई दुकान पे चलो, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, ऑफिस आना पड़ेगा आपको। आओ ऑफिस आइए, बैठिए, देखिए कुछ, तो बच्चा सीखता है। सो कहने का मतलब है चीज़ें चेंज हो रही है।
बट हाँ, एक है कि यूथ अभी का जो है जेनजी है, उसको समझना पड़ेगा कि अगर सॉलिड पैसा बनाना है तो वो बनेगा, आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होगी लैंड में, रियल एस्टेट में और कहीं पे भी। क्या आप बिलीव करते हो क्या इनइक्वालिटीज में, मतलब जैसे मान लो कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, या फिर गैप कम हो रहा है वास्तव में? नहीं सर, मैं देख रहा हूँ वास्तव में गैप तो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर गरीब की डेफिनेशन अभी रही नहीं है। आज अगर कोई मुझे बोलेगा वो डेटा अलग, लेकिन जो मैं देखता हूँ, विच आई सी अराउंड, बिकॉज मैं भी ज़मीन के चक्कर में काफ़ी गांव खेड़ा घूमता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि एक सर्टेन क्लास जो एक टाइम पे बिलो पॉवर्टी लाइन था, जिसको एक्चुअली खाने का वांदा था, आज उसके पास एक्टिवा है, उनको नौकरियां हैं, उनको काम है, उनको वो इजीली मंथली 15,000 रुपया कमा रहे हैं। अब कुछ होता है जहाँ पे कुछ डेटा आ जाता है कि भाई इतना लोग है, ये नीचे लेवल के हैं, इनको तो खाने के वांदे, 80 करोड़ लोगों को आज भी हमारी सरकार फीड कर रही है। ये आई डू नॉट नो कितना उसमें तथ्य है, आई रियली डू नॉट नो, बट व्हाट आई सी अराउंड इज पीपल आर ग्रोइंग। अभी एक सिंपल सी बात है, मुंबई में मैं आपको बात बता रहा हूँ। सो मुंबई में सपोज एक हाउस होल्ड हेल्प है, ओके, एक हाउस होल्ड हेल्प का जो सैलरी है, घर घर पे जो आके काम करते हैं, उनका जो सैलरी है, उनका मंथली सैलरी वुड बी अराउंड 10 to 12,000 रुपीज, 10 से 12 हज़ार का उनका सैलरी है। अगर वो 3 BHK का काम करते हैं तो, अगर वो 1 या 2 BHK का काम करते हैं तो 6 से 7 हज़ार रुपया एक वो हुआ। अब उसके बच्चे भी हैं, तो बच्चे डिलीवरी बुक करते हैं, स्विगी, जोमेटो और जितने भी डिलीवरी आ गई वो करते हैं, वो दूध भी बेचते हैं, वो पेपर भी डालते हैं, और वो कहीं ना कहीं कोई कौन से कॉरपोरेट में एक 6 से 8 घंटे का जॉब करते हैं। तो ऐसे अगर दिन के घर पे 4 लोग हो और चारों चार एक एज के आने के बाद अगर वो चारों चार कमाने लगे तो घर का हाउस होल्ड मिनिमम 50,000 बनता है। तो गरीब कहाँ से रहा? एक है कि वो शायद अनअकाउंटेड होता होगा उस वजह से, क्योंकि उसकी वो सब कैश में है, तो शायद उसके वजह से पकड़ में नहीं आ रहा है कहीं पे, बट वो 50,000 तो कमा रहा है, और 50,000 कमाना बॉम्बे में बड़ी बात नहीं है। आज कोई भी कमा सकता है, कोई भी कमा सकता है, 100% कोई भी कमा सकता है। बट स्टिल फ्रेशर जो निकल रहे हैं अभी कॉलेज से, उनकी तो सैलरी 20-25 हज़ार भी है, अभी आज ही 20-25 हज़ार में हायर करते हैं लोग। सर अगेन मैंने आपको बताया ना कि वो क्या कोर्स कर रहे हैं, किस तरीके से उनको उनका कंडीशनिंग हो रहा है माइंड का। वो आधे लोगों को तो एक्चुअली अभी की जनरेशन को तो पता भी नहीं है कि करना क्या है। 21-22 साल की उम्र में सर मुझे तो फटकारने का उनको मन करता है कि 21-22 साल की उम्र में आप हो और आपको पता ही नहीं है। मैं इंटरव्यूज लेता हूँ, पूछता हूँ भाई सर आपको क्या करना है नेक्स्ट, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 इयर्स? सर अभी तो स्टार्ट किया, देखते हैं। आप कैसे हायरिंग करते हो, मतलब क्या सोचते हो, नहीं, क्या क्या देखते हो? आपने समझा। मैं तो उसको, जो आदमी को पता ही नहीं है तो उसको क्या होगा, उसका 20-25 हज़ार ही सैलरी होगा। मुझे मालूम था एट द एज ऑफ 13 दैट आई वांट टू डू बिजनेस, बट आई वाज वेरी क्लियर कि पहले मैं एक नौकरी करूंगा, पहले सीखूंगा, फिर उसके बाद बिजनेस करूंगा। दैट वाज एट द एज ऑफ 13 आई वाज वेरी क्लियर। जब भी होश संभाला तब से धंधा, क्योंकि वो खून में था, कहीं ना कहीं सुन रहे थे घर पे वो जब चीजें बातें हो रही थी, तो ये था। बट क्लैरिटी होना जरूरी है, एंड आई हैव सीन पीपल दोज हु आर क्लियर इन लाइफ, दोज हु नो दैट आई वांट टू डू दिस 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 दिस, दे आर डूइंग इट वेरी वेल। बट पीपल दोज हु डोंट नो इट, तो वो कहाँ से कर पाएंगे? विनीत जी, आप तो देखो थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो, आपके फैमिली वगैरह मतलब पूरा देखा जाए तो 45 ईयर्स 50 ईयर के आसपास की पूरी जर्नी है। करेक्ट। तो आपने देखा होगा आपके दादाजी को, पापा को, देन आपने पूरा बिजनेस बिल्ड करते हैं, तो आपके सर्कमस्टेंसेस तो अलग हो गए कि आप जिस परिवार में बढ़े। तो क्या बातें होती है मतलब परिवार के अंदर की जिस वजह से माइंडसेट चेंज हो जाता है? शायद आप आपका खुद का भी बिजनेस कर सकते थे कि यार नहीं यार, मैं तो मेरा खुद का करूंगा, मुझे क्यों लेगेसी बिजनेस चाहिए। बराबर। तो ये माइंडसेट आपका बड़ा कैसे बना? मेरा सर जैसे मैंने कहा कि आपकी आसपास के लोग, आई बिलोंग टू अ सिंधी फैमिली, अ सिंधी गुड मीडियोकर फैमिली, नॉट इतने रईस नहीं, इतने गरीब भी नहीं। मेरी वो कहानी नहीं है कि मैं बाजू बेच के बड़ा बना वो कहानी नहीं है। बट मेरी ये है कि मैं एक डिसेंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ,
एंड बीइंग अ थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर, तो हमारे सिंधियों में एक खास बात है, हम टेबल पे बिजनेस डिस्कस करते हैं। हम लोग घर पे चलते चलते कुछ भी बात होगी तो बिजनेस की बात होगी। हम जब भाई सब कजिन्स कहीं पे भी बैठेंगे, चाचा भतीजा या कोई भी ऐसे सब मिलके परिवार बैठेगा, शादी होगी, कुछ भी होगा, वहाँ पे अगर 4 सिंधी बैठा तो वो डिस्कस करेगा सिर्फ बिजनेस। तो ये हमारा माइंडसेट कंडीशनिंग ही फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, बचपन से वो सिर्फ बिजनेस ही है, ऐसा है। फिर भी कैसी बातें करते हैं, मतलब कि ये खरीद लें, ये बेच लें, हाँ, या फिर कैसी? ये न्यू अपॉर्चुनिटीज, नई अपॉर्चुनिटी क्या है मार्केट में। कोई एक डिस्कशन बताओ कि आप कॉमन डिस्कशन की, यार ये तो हम मतलब कंटिन्यू ऐसे ही करते हैं। हम रियल एस्टेट से ताल्लुकात रखते हैं, तो व्हेन वी सेड वी टॉक अबाउट लॉट ऑफ रियल एस्टेट, इट इज एवरीथिंग रिलेटेड टू रियल एस्टेट, कि यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यहाँ पे ये चीज़ मिल रही है, ये लोकेशन में ज़्यादा फोकस किया जाए, यहाँ पे गवर्नमेंट के ये कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पे देखो ये चीज़ लेके अभी रख दो। तो वो चीज़ है कि वी बिलीव इन बाइंग एसेट्स, वी बिलीव इन एसेट्स को पालना। आप जब तक ज़मीन को पालेंगे नहीं तब तक ज़मीन आपकी बनेगी नहीं। इट्स लाइक अ बेबी, आपको पालना पड़ता है। तो वो काफ़ी नोशनल स्टेज में खरीदना, तो हमारे हमारे सब बातें यही होती है। इट इज़ ऑल रिलेटेड टू अ रियल वेल्थ, इट इज़ रियल एस्टेट। मतलब आपने तो बहुत, पता, आपने ज़मीन को जिया है एक तरह से देखा जाए तो। अब आप अपने अगर ज़मीन को जिया है तो बड़े बुजुर्ग ने, किसी ने ये नहीं बोला होगा कि यार मैंने ज़मीन खरीदी और मैं लुट गया, कोई नहीं बोले, ऐसा कभी ये स्टेटमेंट आया है? धरती पे कोई आदमी ही नहीं है जिसने बोला रहेगा ये। तो आप मुझे बताओ, आपने ज़मीन को अगर जिया है तो आपकी ऐसी क्या लर्निंग है कि ज़मीन में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? ज़मीन सबसे पहला है, सबसे पहले आप समझ लीजिए लाइफ का प्रिंसिपल, एक सिंधी का प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूँ। एक सिंधी का प्रिंसिपल है, वो कभी भी अपना कैपिटल, जो भी इन्वेस्टमेंट, जिसको हम मूडी एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कभी भी ऐसी जगह पे नहीं डालेगा जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट उसका लॉस में जाए। प्रॉफिट इज़ अ नेक्स्ट थिंग, लॉस नहीं हो। और मेरा जो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टेड है, फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपए किधर लगाया, तो मेरा माइंडसेट हमेशा ये होता है कि 100 रुपया तो मेरा डूबना नहीं चाहिए। तो सबसे पहली चीज के जमीन एक वो चीज है जहां पे आपका इनिशियल कैपिटल कभी डूबेगा नहीं। अब इसके रिलेटेड जो भी लोग कहते हैं, अरे यार मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई, वो हो गया, ये लिटिगेशन आ गया, ऐसा आ गया, वैसा आ गया, दुनिया भर की सब चीजें वो होती है जमीन में। वी विल टॉक ऑन दैट एज वेल। बट वो चीजें जितनी आएगी उतना आपकी जमीन लॉक रहेगी। और जमीन एक ऐसी चीज है जिसका रेट रोज बढ़ता है। उसका सिंपल इकोनॉमिक्स फॉर्मूला है, कोई R&D उसके ऊपर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अपने को कोई बड़ा साइंटिस्ट नहीं बनना है। सिंपल सी एक चीज है, वो ये है, डिमांड एंड सप्लाई। आज आपको 1000 पीस का शर्ट का ऑर्डर आया, आप बनाएंगे। आपको 1 लाख का आया, आप बनाएंगे। आपको 50 लाख का ऑर्डर आया, आप बनाएंगे। मैं आपको कहूँ मुंबई में 2 साइड्स इट्स पूरा सी, मैं वहां पे कहूँ कि मुझे एक जमीन बना के दो, आप बना पाओगे। सो डिमांड एंड सप्लाई है, जमीन कम होती जा रही है। अगर धरती पे देखें 70% पानी, 30% लैंड है। 30% में से भी 15% इज नॉन यूजेबल लैंड, जैसे आपके पहाड़ हो गए, डेजर्ट्स हो गए, स्नो एरिया हो गए, वो कभी यूज नहीं हो सकते। 5-10% आपका एग्रीकल्चर चला गया, तो हैबिटेबल जमीन जो जो रहने लायक है वो बची कितनी? बहुत कम हो गई। 10%। सो 10% जमीन है, उसमें से एक टुकड़ा आपने अपने पास रख दिया तो बढ़ना ही है। हम जब छोटे थे तो मेरे दादाजी बोलते थे कि हमारी मुंबई वॉज टिल साइन। बहुत लोगों ने तो दादर तक देखा है, उसके आगे तो सब कुछ नहीं देखा, बट साइन तक। साइन के आगे सब बोलते थे वो सब गांव लगते हैं, कुरला गांव लगता है, घाटकोपर गांव लगता है। दे यूज्ड टू से दैट वे। एंड टुडे इफ यू गो एंड सी, आज आपको 1 करोड़ में सर वहां पे 200 फुट नहीं मिलता, 200 स्क्वायर फीट भी आपको 1 करोड़ में नहीं मिलेगा वहां पे। तो जमीन कम होती जा रही है। इसीलिए मुझे हमारा कहना यह है कि जमीन में जब इन्वेस्ट किया हमने, इट इज अ फुल प्रूफ इन्वेस्टमेंट, मेरा कैपिटल डूबेगा नहीं। जितना टाइम जाएगा जमीन में, मेरी जमीन का वैल्यू अप्रिशिएट होगा ही होगा। सो अच्छा, एज अ ट्रेडर, एज अ मैन्युफैक्चरर, अगर मैं बोलूँ एज अ दुकानदार, तो आप अगर FMCG में बिजनेस करते हैं, आपके प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कितनी है? तो थोड़े दिन लिमिटेड। इफ यू आर इनटू अपैरल्स, फैशन इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, लिमिटेड है। फैशन चेंज, काम खत्म, आपका प्रोडक्ट किधर नहीं रहा, सेल में बेचना पड़ेगा आपको। जमीन में अपनी कोई एक्सपायरी डेट है ही नहीं।
हाँ बिल्कुल सही बात है, एक्सपायरी डेट तो नहीं है। एक्सपायरी डेट क्या है? जमीन के ऊपर आप कमर्शियल रेजिडेंशियल चलो बना दो, ठीक है, आप बोलोगे अब उसके बाद क्या? उसके बाद रीडेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट क्या, फिर से रीडेवलपमेंट। बस ये पॉडकास्ट हमने इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि लोगों की माइंड में और क्लियरिटी आए और जितने भी क्वेश्चन है वो सब क्लियर हो जाए कि अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। आप जैसे गेस्ट को हम बुलाते हैं, बात करते हैं, आपसे सीखने को मिलता है हज़ारों चीज़ें कि आपका माइंडसेट कैसा है, क्यों करते हो आप लोग, आपका फैमिली का माइंडसेट कैसा है। वो मैं मेरे इस पॉडकास्ट के माध्यम से सब लोगों को बताना चाहता हूँ और जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उसको एक भी चीज़ सीख गए कि यार नहीं यार ये लाइफ में ऐसा करता है। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही कि क्लियरिटी, भाड़ में जाए एवरीथिंग, मतलब कुछ भी तुमको मिले ना मिले, बस सिर्फ क्लियरिटी मिलनी है कि मुझे ये पेन बनाना है, मुझे ये पेपर बनाना है, या मुझे पेन पेपर से लिखना है, या मुझे ये करना है। मैं कहूँगा बेवकूफ़ है जो कहते हैं सिर्फ पढ़ लिख के ही पैसा कमाया जा सकता है। अगर आपके पास हुनर है, आलिम हकीम बाल ही काटते हैं ना, तो उसका एक हिंदी वर्जन भी है जो लोग बोले अरे बट व्हाट लेवल ऑफ ब्रांड ही हैज मेड टुडे। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि आप जो भी करो प्लान के साथ करो और उसको तरीके से साथ उसको स्केल अप करते जाओ। प्रॉब्लम ये है कि बच्चों के पास प्लान ही नहीं है, बच्चों के पास विजन ही नहीं है, बच्चों को मालूम ही नहीं है क्या करना है, और उनको आप बोल दोगे भाई मेहनत करनी है तो पैर में दुखना स्टार्ट होता है टांग में दुखना, बोलते हैं ना हड्डियों में पानी भरना, वो है अभी की जनरेशन। तो वो सबसे बड़ा चिंता वाला है कि क्योंकि यही जनरेशन तो आगे लेके देश चलाएगी, यही तो आगे लेके जाने वाले हैं। तो किस तरीके से हो, तो विजन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, सोच समझना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए खुद के लिए सेल्फ के लिए एक एक स्ट्रॉन्ग एसेट क्रिएट करना ज़रूरी है। जैसे आप गोल्ड खरीदते हो वैसे आप ज़मीन को समझो कि अरे यार मेरे को जैसे वो बोलते हैं ना, एक कहावत है सर, ही इज़ नॉट अ फुल मैन हु डजंट ओन अ पीस ऑफ लैंड। कि आपकी लाइफ फुल सर्कल खत्म ही नहीं होगी जब तक आप एक ज़मीन का टुकड़ा खरीद के नहीं रखोगे। बोलते हैं ना कि धरती पे आए तो क्या काम करके गए? फैमिली बनाई, बच्चे किए, बड़ा किया, शादी करवाई, काम अपना खत्म हो गया, घर लेके दिया, बट उनको घर के साथ ज़मीन भी दिया। इंश्योरेंस का पैसा मिले नहीं मिले, बट कम से कम ज़मीन से तो कुछ कर पाएँगे। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, लिटरली लिटरली ट्रस्ट मी ऑन दिस। 2020 कोविड आया, देयर वाज़ अ डील, एक अच्छी बड़ी ज़मीन थी मेरे पास आई। सामने वालों ने कहा कि विनीत जी हमें ये ज़मीन बेचनी है। कुछ ज़मीन मैंने खरीदी, कुछ मेरे क्योंकि बहुत बड़ी ज़मीन थी, करीबन 145 एकर्स की ज़मीन थी। कुछ मैंने खरीदी, कुछ मेरे कलीग्स में मेरे जो इन्वेस्टर्स थे उनको मैंने दिलवाई। इस तरीके से हमने जगह खरीद ली। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर अराउंड 2021 या हाँ 2021 में वो और उनके बड़े भाई साहब मेरे ऑफ़िस में आए एंड हैम्पर वैम्पर दिया, अरे यार थैंक यू सो मच, वो टाइम पे अच्छे से आपको ये नहीं कर पाया बट यू सेव्ड अस। आई सेड आई मीन आई डिडंट गेट इट हाउ आई सेव्ड यू। तो फिर उनका एक छोटा भाई था, ही सेड आई विल जस्ट गो टू द वॉशरूम। वॉशरूम गए तो वो बैठे थे, बोले विनीत भाई अगर आप ये ज़मीन खरीदते नहीं हमसे तो ही वुड हैव बीन नो मोर। बोला क्यों? बोला ही वाज इनटू डीप ट्रबल। ही यानी सुसाइड तक उनका ये हो गया था कि यार ये सब करने के लिए अभी क्रेडिटर्स इतने हैं कि हमको ख़त्म करने के लिए करना पड़ेगा। फिर इनकी ये फादर की ज़मीन खरीदी हुई थी, तो मैंने उनको बोला कि भाई साहब आप मुझे धन्यवाद नहीं कीजिए, मैं तो ज़मीन खरीदा, मुझे रेट मिला, मैंने खरीदा, मैं फ़ायदे की डील की। आप अपने फादर को जाके धन्यवाद कीजिए। ही इज़ नो मोर, उसके फादर नहीं है, बट मैंने बोला उनको जाके आप धन्यवाद कीजिए, अपने माता-पिता को धन्यवाद कीजिए बिकॉज़ दे हैव सेव्ड यू। तो कहीं न कहीं वो बोलते थे ना पहले ना एक फैमिली में ना एक मटका रखते थे, लाल मटका। वो रखा जाता था, उसके अंदर जेवर रखे जाते थे। वो बोलते जेवर, जोरू और ज़मीन इन तीनों को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, कभी बेचना नहीं चाहिए। तो वो चीज़ें पहले रखते थे कि यार ये रखो, और फैमिली को कभी बोलते थे कि जब भी तुम्हारे पास ऐसी कुछ चीज़ सिचुएशन आ जाए जहाँ पे तुम बिल्कुल कंगाल हो गए, कुछ नहीं है, तब ये खोलना, उससे पहले आप कुछ भी करो मत खोलना। तो ज़मीन भी वैसी है सर, लेके भूल जाओ कितनी भी कुछ प्रॉब्लम आए। मैं आपको बोलता हूँ जिस दिन आपका टर्न अराउंड होगा ना, वो ज़मीन से ही टर्न अराउंड होगा। और ये तो बहुत स्टोरीज़ है ऐसी, हज़ारों स्टोरीज़ है। मेरे पास तो रोज़ ज़मीनों के कारण हम बच गए। एक एक दूसरे साहब आए मेरे पास, उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई,
ही इज अ 74 या 75-year-old गाय. एक बेटी है, शी इज इनटू यूएस. ही हैज गॉट सम बिजनेस. उन्होंने बिजनेस बेच दिया. बिजनेस बेचा तो कुछ 20-25 करोड़ रुपया वो बिजनेस का आया. दैट वाज अ पुश्तैनी बिजनेस. पुश्तैनी बिजनेस था. एक उसने 92-94 में कहीं पे पुणे के आउटस्कर्ट्स में ज़मीन खरीदी थी. जब बच्ची पैदा हुई थी तो बोला एक ज़मीन खरीदूंगा बच्ची के लिए और लेके रख दूंगा. तो एक 4-8 एकड़ उसने खरीदी कुछ 40-42 लाख रुपए में और वो ज़मीन छोड़ दी. बच्ची बड़ी हो गई, बच्चे की शादी हो गई. बोला अभी क्या करने का है? तो ठीक है डैडी बेच दीजिए, जो पैसा आता है थोड़ा बहुत यूएसए में वहाँ पे घर वर ले लेंगे. तो जो 42 lakhs की ज़मीन थी उसका आया उनको 35 करोड़ रुपया. वो आदमी मेरे को बोलता है विनीत यार मेरे पुश्तैनी बिजनेस जहाँ पे हम लोगों ने पूरी जिंदगी दे दी, दैट आई सोल्ड एंड आई गॉट 20 करोड़ रुपीस, 20-25 करोड़ रुपीस मुझे मिला. ये जमीन जो मैंने 92 से लेकर अभी 2022 तक उसको रखा करीबन 30 साल, उस जमीन ने 30 साल में मेरे को ये रिटर्न दे दिया. तो बोलते यार मैं फिर यही काम करता ना. वो आदमी बोलता मेरे को कि विनीत ये तो मेरे परदादे की विजन थी कि हमारी गुड़गांव बॉर्डर पे ही, दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे ही हमारी ज़मीन थी एंड दैट वाज टेकन बाय डीलर. मेरा विजन ऐसा ही है. मैं तो प्लेटो के चक्कर में नहीं फंसना नहीं चाहता. मैं खुद का मकान हो बड़ा एकदम जमीन का दूर खरीदूंगा. बहुत अकेला रहूंगा कोई बात नहीं. अकेले की बात ही नहीं है सर. अच्छा, एक लैंड इन्वेस्टमेंट करने की सही उम्र क्या होनी चाहिए? मतलब कब से शुरुआत कर देनी चाहिए? मेरे हिसाब से एज अर्ली एज पॉसिबल. अगर सपोज आज कोई आदमी जैसे मैंने आपको कहा कि जिस तरीके से आप अपने बच्चों का फ्यूचर प्लान करते हैं, अगर वैस तरीके से आप वो प्लानिंग को दिमाग में रखते हुए कहीं पे भी इंडिया में कहीं पे भी जो भी ग्रोइंग एरियाज है, अभी ऐसा नहीं है सर कि मैं मुंबई में बैठा हूँ तो मैं गुजरात में कैसे पैसे डालूँ, मैं गुजरात में बैठा हूँ तो मैं दिल्ली में कैसे पैसे डालूँ. अब वो बातें नहीं रही. अभी ऑनलाइन है सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई है. तो गुजरात में बैठा हुआ आदमी दिल्ली में पैसा डालता है, दिल्ली में बैठा हुआ आदमी महाराष्ट्र में जगह खरीद लेता है. तो वो सब चीज़ें होती है. तो एज यंग एज पॉसिबल इफ़ यू स्टार्ट प्लानिंग लाइक अ लॉन्ग टर्म विजन के यार मेरे को ज़मीन रखनी लेनी है और 20 साल का मेरा हॉरिजॉन है कि 20 साल या मेरी रिटायरमेंट, सपोज मैं 30 साल का हूँ, मुझे रिटायरमेंट होना है 50 पे, तो 20 साल मैं 30 साल की उम्र में ज़मीन खरीद लूँगा और उसको जब 50 का होऊंगा तब बेचूंगा. तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप प्लान करें. क्यों? क्योंकि आप लैंड को जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा वो आपको फल देगा. ज़मीन ज़मीन सर एक हम सिंधियों में कहावत है, हम बोलते हैं ज़मीन बच्चा होता है अपना. इट्स लाइक अ बेबी. सो उसकी अगर आप पैटर्न भी देखें हाउ द लैंड स्टार्ट बिहेविंग, सी लैंड हैज़ गॉट अ वाइब्रेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड लैंड हैज़ गॉट अ वाइब्रेशन. वो आपकी जब फैमिली में आप जब लेते हो ना तो घर पे चर्चा होना चालू होती है उसकी. अरे यार वो ज़मीन का क्या हो गया? पापा पूछेंगे, वाइफ़ पूछेगी, मम्मी पूछेगी, फिर थोड़े टाइम के बाद बच्चे पूछेंगे, अरे डैडा वो उसका क्या हो गया? तो इट हैज़ गॉट अ फैमिली कनेक्शन. आपको पालना है उसको, धीरे-धीरे जैसे बच्चे को पालते हैं. फिर बच्चा जब 25-30 साल का होता है फिर आके एक गाड़ी की चाबी देता है, अरे डैड आपने, मॉम आपने ये किया. तो दिस वे द रिटर्न स्टार्ट कमिंग इन. आप जितना उसको रखेंगे उतना वो आपके साथ चलेगी, इतना आपको पालेगी. एक टाइम जब आप रिटायर होंगे, आज आप जवान हैं, आप उसको पाल रहे हो, जब आप बूढ़े होंगे तो वो आपको पालेगी. सो ज़मीन ऐसी है. हाँ, तो उसको जितना जल्दी हो सके, पैसे हैं तो लेनी चाहिए. आज पर्सनल लोन भी मिलता है. थोड़ा बहुत अगर आज जैसे आपने कहा कि जो मिलेनियल्स है, मैं बोलूँगा गाड़ी नहीं खरीद के आप 25-30 लाख की गाड़ी खरीदते हो, उससे अच्छा बेटर है उतना पर्सनल लोन निकाल के आप वही ईएमआई चुकाइए, वही किश्त चुकाइए, लेकिन वो ज़मीन के लिए चुकाइए. गाड़ी की डेप्रिसिएशन वैल्यू ये एप्रिसिएशन है. और उससे ये प्लान किया जाए कि आज अगर मैं क्रेटा खरीद रहा हूँ 30 लाख रुपए की या 25 लाख रुपए की गाड़ी, तो मैं एक 10 साल का गोल रख सकता हूँ या 20 साल का कि मैं आज ये ईएमआई के जगह पे ज़मीन खरीदूंगा, ज़मीन को बड़ा बनाऊंगा और 15 साल में मैं एक मर्सिडीज खरीदूंगा.
So that can be a mindset. Again, it depends upon person to person how you want to take it. आपको बड़ी पिक्चर देखनी है कि आपको क्रेटा में ही खुश रहना है? जैसे मान लो कि कोई भी लैंड खरीदनी है तो उसके लिए तो बहुत मोटा पैसा चाहिए ना। तो एक जब आदमी 25 साल में होता है तो थोड़ी नौकरी करेगा, थोड़ा पैसा जमा करेगा, तो 35-40 साल में आता तक कुछ पैसा जमा कर पाएगा, फिर कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर बैंक से लोन लेगा। तो अभी किसी के पास 1-1.5 लाख रुपए ही है, 2 लाख रुपए ही है, तो सोचेगा ना मैं इसमें कंफर्ट जोन में चला जाऊं, तो वो इन्वेस्टमेंट लाइन में कैसे करेगा? उनके लिए आई वुड से कि आप बराबर है जो जहाँ पे पहले पैसा पार्क होता है। सी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आई फील इट शुड बी व्हेन यू आर बिटवीन 35 टू 50 इयर्स ऑफ एज। उसके बीच में ही आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होती है। 90% केसेस में यही देखा जाता है, व्हेन यू आर बिटवीन 35 टू 50 इयर्स ऑफ एज, तभी आप कुछ एक ऐसी हार्ड टेंजिबल चीज़ खरीदोगे। आप आपके 20s में होते हो, पगार पानी अच्छी है, अच्छा आपको बिजनेस कर रहे हो, आपको उससे रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं, तो आदमी सबसे पहले आज का जो लड़का या लड़की है वो सबसे पहले जाके कार खरीदता है। कार खरीदेंगे, आईफोन खरीद आईफोन खरीद लेगा। आईफोन तो चलो आज वो स्टैंडर्ड रहा ही नहीं है सॉरी बट ये फैक्ट है कि उसका तो हट गया, लेकिन वो सबसे पहले जाके कार खरीद लेगा। फिर उसके बाद सोचेगा कि अरे यार मैं अभी सेटल होने वाला हूँ, तो वो 35 टू 55 है। हाँ, 35 तक मेरा यही है कि आप 21 या 22 साल की उम्र से काम करना स्टार्ट करते हो, अपना पैसा जमा करो, 10-15 लाख रुपए पे लेके आओ उसको, और 10-15 लाख रुपए फिर आप एक जगह पे इन्वेस्ट करो। अच्छा, जेनजी को सबसे बड़ा एडवांटेज आपको पता क्या है कि मोस्टली जो आज की जेनजी है उनके फादर के पास घर है। सही बात है। जो आप अगर हमारे एज देखो या हमसे जो आज जो 40-45 साल के लोग हैं, शायद उनके फादर के पास मकान नहीं था, तो उनको सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि यार लाइफ में पहला तो घर खरीदूं यार। अच्छा, वो माइंडसेट कंडीशनिंग जो हमारी बात हो रही थी, क्यों? क्योंकि आज वाला बंदा जो है ना बेचारा, जो बच्चा है वो लेवल का उसको माइंडसेट ही नहीं है कि अरे यार मेरे को बड़ा होके ना पहले तो मेरी माँ को घर लेके देना है, मेरे पिताजी को घर लेके देना है। यहाँ यार हमारे पास गाड़ी नहीं है, घर एकदम 1 बीएचके का है, 2 बीएचके बनाना है या 3 बीएचके बनाना है। उसको पहले से ही 3 बीएचके में रह रहा है, कार BMW मर्सिडीज या दूसरी कौन सी भी मारुति जो भी ब्रांड है वो चला रहा है, ठीक है? तो उसको वो एग्रेशन ही नहीं है कि मुझे कुछ बड़े होके कुछ बड़ा बनना है या कुछ करना है। तो वहां से माइंडसेट का भी बात आता है। बट कहने का मतलब है कि 25 से 35 तक पैसा जमा करो। जमा करने के बाद आप उसको ऐसी चीज में लगाओ विच इज सॉलिड, टेंजिबल, और जो आपके काम आए और लंबे तक चले। मतलब ये पॉडकास्ट आज है ना, मतलब ये अपना ये पॉडकास्ट है ना, आज के 2025 का पॉडकास्ट नहीं रहा ये, मतलब एक सदाबहार पॉडकास्ट बन गया कि, और ये लाइफ में एक ऐसा पॉडकास्ट बना लिया है कि आज की जब भी कोई इस पॉडकास्ट को देखेगा और जिस मोमेंट में भी अगर उसने ज़मीन में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, फिर 15-20 साल बाद वो बोलेगा यार आप लोगों का पॉडकास्ट देखा था और ज़मीन में इन्वेस्ट किया और पैसा बना लिया। आई टेल यू, आई हैव पुश्ड पीपल टू द लिमिट। मैं लोगों को पुश करता हूँ, मैं खुला बोलता हूँ, मैं बहुत पुश करता हूँ कि सर लो। एक लोकेशन है मुंबई से, अगर आप जाएंगे टुवर्ड्स गोवा की तरफ, मानगांव करके एक लोकेशन है, रायगढ़ में आता है। मैं लोगों को कहता था अरे पैसा डालो सर, पैसा डालो, पैसा डालो, पैसा डालो। कोई अरे यार इतना कौन दूर जाएगा, 150 किलोमीटर है विनीत, 4 घंटा जाता है, 4 घंटा रास्ते खराब है। मैं यही तो फायदा है, रास्ता खराब है। रास्ता आप एक्सप्रेसवे बनेगा तो थोड़ी ना आपको ये रेट में मिलेगी। सर आप मानेंगे नहीं बात, 3-3, 4-4 लाख रुपए में जमीन, एकड़ की बात कर रहा हूँ। आज वहां पे हाईवे से 5-6 किलोमीटर में आप जमीन ढूंढो, आपको सर द लीस्ट वुड बी अराउंड 70-80 lakhs लीस्ट। पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, बहुत स्पीड से बढ़ रही है, लोगों को समझना पड़ेगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, रोडवे, रेलवे, सब चीजें बन रही है। और अपना जैसे मैंने बताया कि हमारे पीएम का जो सपना है 2047 तक डेवलप्ड इंडिया, तो उसके डेवलप इंडिया का क्या है, मेन बेस क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली लैंड के प्राइसेस बढ़ते ही जाएंगे। मैं एक छोटा सी इंसिडेंट शेयर करता हूँ आपसे कि मैंने एक प्लॉट खरीदा छोटा सी, जैसे बेंगलुरु में, बहुत बड़ा प्लॉट तो नहीं खरीदा, बट मैंने कहा यार एक ज़मीन होनी चाहिए, तो और ऐसे करते करते प्लॉट खरीद लिया छोटा सी। तो मुझे देख मेरे कुक ने भी मेरे को बोला मेरे को भी खरीदना है। मेरे को तो कहाँ से खरीदेगा पागल, यहाँ पे नहीं खरीद पाएगा, बहुत महंगा प्लॉट है। तो बोला मैं यहाँ नहीं खरीदूंगा, मैं नेपाल में खरीदूंगा। तो फिर वो आया 1 साल बाद, मतलब जब उसने खरीद लिया सब कुछ, तो मैंने उसे बताया कितना बड़ा देगा। बोला कि यहाँ से आप पूरा आपका अपार्टमेंट जाता जाता ना वो खरीदा। मेरे को कितने में पड़ा? बोला 1.5 लाख रुपए में। उसके लिए 1.5 लाख रुपए में पड़ा, पर उतनी बड़ी जमीन उसने खरीदी। बोला बाद में आने वाले टाइम पे फार्म हाउस बना दूंगा वहाँ पे। हाँ,
सर ये सोच होना ज़रूरी है और मैं आपको बताऊँ आप उसको ट्रैक कीजिए। हाँ। आप उसको ट्रैक रखिए, आप नेक्स्ट 10-15 साल में देखोगे कि वो आदमी बोलेगा सर मेरा ज़मीन का वैल्यू ये हो गया, सर मैं तो अभी यार है नहीं 100% मतलब माइंडसेट मतलब को देख के ही उसे बोला कि नहीं सर कुछ तो कर दे। एक्चुअली यस यस दैट्स द माइंडसेट एंड ये यही चीज़ें समझनी चाहिए सबको कि यू नो इफ वी स्टार्ट बाइंग लैंड नाउ, इफ वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू अ सॉलिड लैंड ना आपको सर कभी धोखा देगा ही नहीं। लैंड एक ऐसी चीज़ है धोखा देती ही नहीं है। आप तरीके से लोगे तो घाई गड़बड़ में कुछ भी चीज़ उठा ली, कहीं पे भी ले ली, वो नहीं। एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पकड़नी है अपने को। इट हैज़ टू बी अ स्ट्रैटेजिक लोकेशन। देखना है आजू-बाजू क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, पेपर पे नहीं, काम थोड़ा अगर स्टार्ट हो गया हो, वहाँ पे स्ट्रैटेजिक लोकेशन में पैसा डाल दो आप। बट लैंड में सबसे ज़्यादा सब लोग डरते हैं ना कि यार हमारे साथ स्कैम हो जाएगा। वो लैंड में स्कैम क्या होता है सबसे बड़ा? स्कैम तो सर लैंड में रोज़ होते हैं। रोज़ होते हैं। रोज़ होते हैं। कोई एक स्कैम बताओ फिर क्या हो रहा है बताओ? नहीं, नहीं स्कैम सर क्या है देखिए स्कैम तभी होगा जब आप प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे। हर चीज़ का एक प्रोसेस है। लैंड को, ज़मीन को खरीदने का एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस आप पकड़ो। वो प्रोसेस आप फिल करो, उसमें 19-20 मत करो, 20-20 हो तो ही लो। मतलब 100% बीसी होना चाहिए। 20 ही होना चाहिए। कोई क्योंकि एक लूप होल निकलेगा, वो आपको लीगल बैटल पे लेके जाएगा। अब फिर वो आएँगे हम लोग पॉज़िटिव होंगे, नेगेटिव होंगे उसका कुछ पता नहीं। लेकिन एक लूप होल निकलेगा ना आपका, एक लूप होल निकल गया, तो दैट कैन स्क्रू अप योर एंटायर लैंड इन्वेस्टमेंट। कोई स्कैम आपकी नज़र में अभी आपने रिसेंटली कोई देखा हो कैसा कुछ? 2-3 दिन पहले एक अच्छे बड़े लॉयर के साथ बैठा था एंड मैं बस उठ रहा था तो सडनली कोई आया। उन्होंने मुझे बोला विनीत जी आप भी बैठिए, द पर्सन हू हैज़ कम इवन ही इज़ सिंधी एंड ही वाज़ एन एनआरआई, ही इज़ एन एनआरआई। कुछ बाहर से आए थे 15-16 साल के बाद एंड व्हेन ही केम ही सॉ दैट उसका लैंड किसी ने बेच दिया है। उनका लैंड किसी ने बेच दिया? उनका लैंड किसी और कोई दूसरा आदमी, कोई दूसरा फ्रॉड आदमी वो नाम का कुछ फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स बना के उनका आधार पैन वगैरह कुछ क्रिएट करके उसने बेच दिया है एंड नाउ ही हैज़ टू स्ट्रगल यू नो लॉज एन एफआईआर एंड प्रूव करना कि अरे मैं ही असली आदमी हूँ। तो ये एक दुर्भाग्य है हमारे सिस्टम का कि जहाँ पे सही आदमी को भी खुद को प्रूव करना पड़ता है। बहुत बढ़िया बात करती सर। तो ये एक अभी रिसेंट का स्कैम था। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है। एक मेरे साथ ऐसा कुछ चीज़ हुआ था। एक हम ही ज़मीन खरीद रहे थे एंड जहाँ पे मालूम पड़ा ये भाई 3 एकड़ की ज़मीन है। पेपर-वेपर देखे 3 एकड़ पेपर 110% क्लियर, नीट एंड क्लीन एवरीथिंग कुछ प्रॉब्लम नहीं। 3 एकर्स वर देयर व्हेन वी बॉट इट एंड वी डिड अ गवर्नमेंट सर्वे। फिर कुछ तो एक प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम मीन्स इन टर्म्स ऑफ लिटिगेशन कुछ आया। लिटिगेशन के बाद आगे जाके मालूम पड़ा कि भाई वो 3 एकड़ की ज़मीन नहीं है, वो ज़मीन एक्चुअली 1 एकड़ है। पेपर अच्छे बड़े वकील से चेक करवाने के बाद, सब चीज़ें उसका ड्यू डिलिजेंस करने के बाद वहाँ पे मालूम पड़ता है वो 3 एकड़ नहीं है, वो 1 एकड़ जगह है। तो अब आप बोलेंगे कि भाई पेपर भी किस तरीके से अगर 100% है तो क्या? तो मैंने इसलिए बताया ना कि आपको पूरा 100% आपको एक प्रोसेस फ़ॉलो करना है और हमेशा ज़मीन उससे खरीदें या अगर आप सपोज़ कोई ब्रोकर के साथ खरीद रहे हैं या किसी से भी खरीद रहे हैं, तो हमेशा वो देखें कि ब्रोकर की कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी मतलब? इन टर्म्स ऑफ अगर कल मेरे साथ कुछ उल्टा-सीधा हुआ, तो वो मेरा पैसा रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा? So always keep someone in between who is powerful or who is capable enough to give your money back if something such happens. सारा गेम इसी का है जिसको पता है उसी की वैल्यू है। अब धीरे-धीरे वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है तो वो धीरे-धीरे पता चलेगा लेकिन ये एक चीज़ है हाँ, लैंड ऐसी नहीं है कि आपने डव सोप जाके खरीद लिया मार्केट में। आपको इसमें बीच में कोई एक ऐसा आदमी रखना पड़ेगा जिसके थ्रू आप वो डील को 100% सक्सेसफुल कर पाएँ। मैं एक गेस्ट के साथ थोड़े दिन पहले बात कर रहा था सर, तो उनका भी एक इंसिडेंट ऐसा ही हुआ कि यार अभिषेक जी मैंने एक लैंड खरीदी 2 करोड़ की, बढ़िया लैंड खरीदी, सब गवर्नमेंट रजिस्ट्री कर दी, सब कुछ कर दिया। 5-6 साल बाद हम उस पे कुछ कंस्ट्रक्शन में कुछ बात करने गए तो गवर्नमेंट बोलती है कि ये लैंड तो गवर्नमेंट की है। उसकी वैल्यू हो गई 8 करोड़। गवर्नमेंट बोला अरे यार रजिस्ट्री आप लोगों ने करी, सब कुछ आप लोगों ने डन कर दिया, अब आप बोल रहे हो कि ये लैंड गवर्नमेंट की है। तो अब मेरे को लीगल बैटल लड़नी पड़ रही है। वो ज़मीन की वैल्यू 8 करोड़ रुपए है, अब वो बोल रहे हैं ज़मीन हमको चाहिए, जब आपने खरीदी 50 लाख रुपए की,
जब आपने शायद 2 करोड़ की खरीदी तो वो मुझे उसी रेट में वापस दे दो। नहीं होता है लैंड में सर, कुछ भी होता है। मतलब इतना धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी नहीं है सर, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग हैं हर सिस्टम में और हर बिजनेस में होते हैं। देखो लैंड में आपको ये जो चीज़ सामने आती है वो, क्योंकि एक आदमी का एक बहुत बड़ा पैसा लगा पड़ा होता है, अभी जैसे 2 करोड़ रुपए किसी का लगा, उसको पिंच हुआ, वो जाके दुनिया को बताएगा, अदर पीपल विल गेट स्कैर्ड। बट एवरी इन्वेस्टमेंट हैज सच थिंग्स। अभी आपने देखा होगा बैंक बंद हो गया, मुंबई का ही एक बड़ा स्कैम आया ना, 122 करोड़ का घोटाला आया उसमें तो। वो भी आया। बैंक का आप देखो, अभी बैंक्स के अगर मैं बोलूं कि आपका पैसा है सुबह शाम दिन रात, जो आप एक आम आदमी वहां पे गल्ले पे जमा करके पैसा जाके बैंक में डालता है, वो बैंक ही उठ जाए तो क्या होगा? बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, मैं आपको दिखा दूं, माइनस में रिटर्न्स। अब आप उनके पास जाएंगे, सर हमने तो डिस्क्लेमर दिया था। कहने का मतलब क्या है, लैंड को हमेशा एक नेगेटिव प्रोफाइल में रखा हुआ है। बिल्डर बोलेगा तो अरे यार बिल्डर, यानी ये तो कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें, इसने कुछ गड़बड़ की हुई है। अब न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, नए जनरेशन के लोग आ रहे हैं, वो ऐसे नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मालूम है कि भाई गलत का चीज गलत ही होगा। तो ये सब चीजें अभी धीरे धीरे कम होगी, बट समवेयर अपनी सोसाइटी का माइंडसेट क्रिएट किया गया है कि लैंड, अरे लैंड इज प्रॉब्लमेटिक, लैंड, अरे लैंड में तुमको किधर फंस जाओगे, तुमको क्या मालूम पड़ेगा, तुमको कुछ क्या हो जाएगा। अरे आप तो दूसरी चीजों में भी तो फंसते हो ना, ऐसा कोई ना दूसरी चीजों में नहीं फंसते। आप कपड़ा लेके आते हो अच्छे ब्रांड से, कभी कभी कपड़ा फटा हुआ निकलता है। बट स्टिल मुझे ये समझना है कि जैसे मान लो ठीक है, पुराने लोग तो बोलते थे कि अपन करेंगे आज थोड़ा बहुत भी, जैसे मेरे पापा दादा थोड़ा बहुत आज इसमें जमीन लगा दिया, थोड़ा बाद मिलेगा। बट हम आजकल ये नहीं सोच रहे ना, मतलब जो आज आज का अभी जो पूरा सिनेरियो चेंज होने वाला है 7 से 8 साल में, सो जेनजी पीपल विल टेक ओवर इट, मतलब सब टेक ओवर कर लेंगे। इसका कारण सबसे बड़ा है द मार्केटिंग विच इज बीइंग डन नेगेटिवली फॉर द रियल एस्टेट और फॉर लैंड स्पेसिफिकली। तो नैरेटिव चल रहा है अभी बेसिकली, एसआईपी कर लो, म्यूचुअल फंड कर लो, म्यूचुअल फंड सही है, और ये आप कर लो, स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते रहो ताकि आपकी जिंदगी चलती रहे। म्यूचुअल फंड सही है, कौन बोलता है? कंपनी बोल रही है। अरे कंपनी बोलने से क्या होता है? हाँ। आप समझ रहे हैं? म्यूचुअल फंड सही है, उसके नीचे डिस्क्लेमर, निवेश करने से पहले सब चीज चेक कर ले, हमारी कोई गारंटी नहीं। अरे यार ये यानी आप जैसे सिगरेट बेचते हैं, उसके कार्टन पे लगा देते हैं भाई स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, पर बेच रहे तो हो ना आप। सो सही है का डेफिनेशन क्या है? अच्छा, दूसरा, जमीन में इन्वेस्ट करने के लिए एक साइजेबल आदमी को पैसा चाहिए रहता है, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि भाई एक पहले पैसा जमा करो, और वो जमा करके पैसा अपना हार्ड अर्न मनी आप जमीन में निवेश कीजिए। म्यूचुअल फंड 500 रुपए से स्टार्ट होता है। आज का जो यूथ है वो यही सोच रहा है कि अरे यार एक क्लिक पे एंट्री, एक क्लिक पे एग्जिट, उसको एफर्ट लेना ही नहीं है। तो वो एफर्ट लेगा नहीं तो किस तरीके से अपनी मिल्कियत बना पाएगा, किस तरीके से एक वेल्थ क्रिएट कर पाएगा? कभी नहीं हो पाएगी वो तो। कभी नहीं हो पाएगी। फिर भी स्टिल ऐसा बोला जाता है कि आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे आज से, और 20 साल में 20 साल तक करोगे तो लगभग 2-2.5 करोड़। ये सब प्रोजेक्शन है ना सर, ये प्रोजेक्शन है। अगर मैं ऐसा बताऊं आपको, तो एक जमीन जो मेरे फादर ने ली थी 800 रुपया एकड़ में, मुंबई से नजदीक एक लोकेशन है लोनावला, एक जमाने पहले व्हेन ही वाज इनटू हिज 20s, दैट लैंड इज वैल्यूइंग अराउंड 1 करोड़ एन एकड़ टुडे। कौन सा भी गणित लगा दो, कोई म्यूचुअल फंड, कोई एफडी, कोई आपको गोल्ड वोल्ड वो लेवल का ग्रोथ ही नहीं दे पाएगा। किस तरीके से नहीं दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना सर। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट है। और इसका प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज लैंड के कुछ पॉलिसीज है, हर स्टेट में एक अपने लैंड रेवेन्यू एक्ट्स है, जिसके बेसिस पे कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट्स है लोगों को एंटर होने के लिए। अब थैंक्स टू आई वुड से मोदी सरकार, पोस्ट 2014 लैंड में बहुत ट्रांसपेरेंसी आ रही है, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन उपलब्ध है, आपके रजिस्ट्रेशंस हैं, आपके म्यूटेशन एंट्रीज हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वे करते हैं, वो आज गवर्नमेंट सर्वे हो रहे हैं इन रिलेटेड टू पॉइंट्स, जो एक क्या कहते हैं इसको, जियो फेंसिंग काइंड ऑफ थिंग, वो सब चीज़ों से हो रहे हैं, आपको सर्वे में कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें आज जो हो रही है, दिस विल नाउ विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट
आई वुड से पॉजिटिव वे पीपल स्टार्ट लुकिंग इन लैंड, बिकॉज आप कहीं पे भी बैठ के लैंड खरीद सकते हो। ये सहूलियत म्यूचुअल फंड देता है, ये सहूलियत एफडी देता है, ये सहूलियत दूसरी चीज़ें दे रही है, इसलिए जेनजी उसमें जा रही है। आज जेनजी को हमाली का काम नहीं चाहिए। आज आप जेनजी को डोर टू डोर आप मार्केटिंग करने नहीं बेच सकते। आप उनको बोलिए कि डोर टू डोर, वो जॉब छोड़ देगा। हमने किया हुआ है डोर टू डोर काम। हम इंश्योरेंस बेचते थे, स्टॉल लगाते थे। आज वो लोग नहीं कर पाएंगे। उनको चाहिए भाई सूट बूट वाला काम करे, इसीलिए वो दे आर मूविंग टुवर्ड्स मोर ऑफ द कंफर्ट इन्वेस्टमेंट। आई वुड से इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, इट इज मोर टुवर्ड्स कि अरे मेरे बाजू में मिल रहा है ना, ये बोल रहा है ना, ये हो रहा है ना, बट किसी ने होते हुए तो देखा नहीं। नहीं देगा। 20 साल आप पूछ लो 20 साल में कितने क्या रिटर्न्स मिले। हाँ, एक आध कहानियां तो हर एक जगह पे है और उसी को चलाया जाता है। अच्छा, मुंबई की बात करते हैं थोड़ी सी। मुंबई 1 हो गया, मुंबई 2.0 हो गया, 3.0 भी आ गया है मुंबई। मुंबई 4 भी आ रहा है। कौन से एरिया में कहाँ पे जाना है, कहाँ पे लैंड में इन्वेस्ट करना है? नहीं, मुंबई 3 इज द सेफेस्ट बेट एज ऑफ टुडे। मुंबई 3 अच्छा, मजे वाली बात 90% लोगों को मालूम ही नहीं मुंबई 3 कहाँ पे है। अच्छा ठीक है, आप बता दो। क्योंकि मुंबई 3.0 का बहुत नरेटिव्स चल रहे हैं। थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट भी इधर उधर हो रहा है कि ये लोकेशन को टैप करे, ये लोकेशन देर आर 2-3 जैसे सिडको हो गया, नैना हो गया, MMRDA हो गया, ये 3 बॉडीज हैं जो ये मुंबई 3.0 को डेवलप करने वाली है। बट लोकेशंस में थोड़ा सा फाइनलाइजेशन या उस तरीके का कॉन्क्रीट रिपोर्ट नहीं आ पा रहा, बट है कुछ लोकेशन से जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उससे आप समझ लीजिए करीबन 30 किलोमीटर्स के रेडियस में ये मुंबई 3.0 डेवलप होगा और बहुत बड़े लेवल पे होगा। डेटा सेंटर्स एंड IT पार्क्स related to all business opportunities, क्योंकि मुंबई is known for business, is known for finance hub। तो उस लेवल पे जो हमारे करंट CM है फडणवीस साहब, he is very dynamic and extremely on it। कैसा सपोर्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, कैसा सपोर्ट है रियल एस्टेट को 5 लेके? साल सर, मैं आपको गारंटी बोलता हूँ, नेक्स्ट 5 years is for महाराष्ट्र। अगर किसी भी आदमी को पैसा लगाना है पूरे इंडिया में, वो महाराष्ट्र में पैसा लगाए। स्टेबिलिटी, डायनामिक लीडर। देखो कहीं पे भी ना सर लीडर डायनामिक रहेगा ना, तो वो पूरी एरिया को चेंज कर देता है, क्योंकि उनका विजन है। वो आज मुंबई की बात करें तो मुंबई में धारावी रीडेवलपमेंट हो रहा है, वन ऑफ द टफेस्ट थिंग टू हैपन, बट इट इज हैपनिंग अंडर हुज लीडरशिप। यू अंडरस्टैंड दैट। मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ कि जिस दिन वो धारावी, अभी रिसेंटली उसका मास्टर प्लान भी आया, आई हैव सीन द मास्टर प्लान, एक्सीलेंट। you've been to Bandra Kulla कॉम्प्लेक्स, आप BKC गए, BKC से 10 गुना अच्छा, दैट विल बी द सिटी सेंटर, ऐसा बनेगा। तो ये एक इफेक्टिव लीडरशिप होगी तो ही कर पाती है। थोड़ा समझते नहीं, जैसे धारावी का तो बहुत बड़ा स्लम एरिया है, खतरनाक वाला। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? जमीन की रेट कैसी होती है? जमीन की रेट कैसे होती है, कैसे बढ़ और जाएगी? वहाँ पे उन्होंने सब सेटल किया है, सब लोग खुश हैं, सब लोगों को वहीं पे रीडेवलपमेंट करके नए मकान, क्योंकि स्लम है, स्लम से उनको अच्छे मकान मिल रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, एंड डेफिनेटली आज वो नीडेड है उनके बच्चों के लिए, क्योंकि 1-2-3 कितनी बहुत सारी पुरानी जनरेशन्स ने वो स्लम्स में अपना, आप वो स्लम में जाएंगे सर, धारावी में जाएंगे आप, वहाँ पे 2 मिनट डर जाएंगे कि किस तरीके का अंदर माहौल है। बट आज जो मैं देख रहा हूँ कि उनके बच्चों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जो चीज़ें मिलेगी, इट वुड बी अ नेक्स्ट लेवल, एंड ट्रस्ट मी, ऑल आर हैप्पी। नायक मूवी की याद आ रही सर मेरे को, थोड़ा सा इंटरप्ट करने के लिए सॉरी। वो नायक मूवी नहीं बोला था कि क्या साहब 2000 झोपड़े हैं, 40 मकान दिए हैं, कहाँ रहेंगे हम सब लोग? नहीं, यहाँ पे प्रॉपर सबको दिया जा रहा है। इतना सर कैसे? मतलब मेरे को थोड़ा सी आप एक थोड़ा रफ फिगर बताओ ना, कि करोड़ों लोगों की पॉपुलेशन है वहाँ पे तो। धारावी इज ऑलमोस्ट 260 एकर्स का लैंड पार्सल है, जिसमें से करीबन, अभी मैं जो 2-3 दिन पहले उसकी रिपोर्ट पढ़ रहा था, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, एक बार थोड़ा ये करना पड़े मुझे, बट अराउंड 40-45 हेक्टर्स में जो है वो रिहैब हो रहा है। कितने साल लगेंगे इसको? मतलब सब प्रोजेक्ट लॉन्ग शॉट है, बट ट्रस्ट मी, जो लोग कर रहे हैं उनका पेस बहुत फास्ट है। आई हैव सीन अदानी अभी चालू कर रहे, दे हैव स्टार्टेड कुछ
दिवाली से बोल रहे दे विल स्टार्ट। अभी जैसे अदानी की बात करूँ तो अदानी जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मैं आपको बताऊँ मैंने मेरे आँखों के सामने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लेबलिंग होते हुए देखा। लेबलिंग से आज वहाँ पे रनवे बन गया, रनवे बन के टर्मिनल का काम ऑलमोस्ट खत्म होने है, शायद दिसंबर तक आप वहाँ पे लैंड करें। अगर बैंगलोर से आप आएँगे तो शायद आप नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करें। इंडिगो ने भी अभी रिसेंटली कह दिया शायद आए जल्द अभी फ्लाइट लैंड ये भी स्टार्ट हुई है यहाँ पे। जो लोग बना रहे हैं ना उनका पेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस है। सो जो शायद 20 साल का प्रोजेक्ट है वो 10 साल में आपको दिखे। या बार बार मोदी जी की बात कर रहे हो और 2047 की बात कर रहे हो। थोड़े दिन पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया सर, एक गेस्ट आए थे, ही इज फ्रॉम रशिया। अच्छा, वो इंडिया में उन्होंने बिजनेस सेटअप किया। मैंने उनको पूछा सर कि हम तो इंडियंस बाहर जा रहे हैं, आप है क्यों आ आप रहे हो? इधर आ रहे हैं, बोले सर इंडिया में इतना पोटेंशियल है ना कि आपको समझ में नहीं आ समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली वो ये लाइव बोल के गए मेरे को। सर ये फैक्ट है, ये फैक्ट है सर। मैंने आपको इसके पहले क्यों बोला कि मीडियोकर आदमी की सोच क्या है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि अरे यार जो टॉप नॉच है वो क्यों बाहर नहीं जा रहे, उनको पता है कि अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। आपने अपॉर्चुनिटी से मैं सिर्फ एक जस्ट एक पर्सनल लेवल पे एक आपको चीज बता रहा हूँ। सो आई वॉज इन टू माई मिड एज, आई वॉज इन टू सूरत। मैं सूरत में रहता था मेरे पेरेंट्स के साथ। सो आई हैव सीन अ पीरियड के सूरत किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ है फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन टू अ सिटी। इफ यू सी टुडे इट्स अ डायमंड हब, इट्स अ टेक्सटाइल हब। आई हैव सीन इट डेवलपिंग एज अ टेक्सटाइल हब। मैं जो एज में वहां पे देख रहा था ना और जो चीजें देख रहा था, एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में वो आदमी ने अगर वो समुंदर में डाइव कर लिया तो उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। आई हैव सीन पीपल कमिंग विथ 2 बैग्स कपड़े के, और आज सूरत में उनके मकान है, उनके बंगलोज है, उनकी लैंड है, और बड़े व्यापारी बन गए हैं दैट वे, बिकॉज दे एंटर्ड इन एट अ वेरी राइट टाइम इन अ राइट इंडस्ट्री जहाँ पे ग्रोथ हो रही थी। तो आज इंडिया क्या है मार्केट के लिए, सही। कि बॉस आप 10वीं से चौथे पे आए हो, तो चौथे से आगे क्या, चाइना बूढ़ा हो रहा है। Correct. तो वी हैव गॉट चांस टू गो अप। इसलिए अपना टाइम है, और इसीलिए पूरे वर्ल्ड से क्यों इंडिया की वाहवाही हो रही है, बिकॉज बिकॉज दे नो कि यही टाइम है। मैं भी जिस सिटी से आता हूँ सर, भिलवाड़ा सिटी से आता हूँ राजस्थान में, मैं भी 10 साल पहले वहाँ पे था तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। मतलब ऐसी ही गाड़ियाँ घूम रही होती थी, पता है, मतलब बहुत खाली खाली सा लगता था। आज जाके देखा तो मैंने कहा तो पूरा नक्शा ही बदल गया है इस पूरे शहर का। मतलब कहाँ कहाँ से लोग आ गए हैं, मतलब बिल्डिंगें बन गई है, रेस्टोरेंट ऐसे गजब हो गए हैं। जिस रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाते थे, वो रेस्टोरेंट एक अलग टाइप का था। आज देखो तो एकदम ऐसा लगता है कि माइंडसेट चेंज हो रहा है ना सर, माइंडसेट चेंज हो रहा है लोगों का। जो लोग यहाँ पे है ना उनको मालूम है कि किस तरीके से चीज मैं करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, और वो डेयर होना चाहिए, वो थॉट प्रोसेस होना चाहिए सामने वाले का। सुनील जी, बहुत बढ़िया पॉडकास्ट हो गया, सदाबहार पॉडकास्ट बन गया है। एक दो सवाल और है मेरे आपसे इस पॉडकास्ट को लेके, कि एक बात बताओ कि एक चल रहा है कि जिसने डेटा पे कब्जा किया, जो डेटा सेंटर बनाया, डेटा पे कब्जा किया, तो डेटा इज न्यू ऑयल, डेटा इज समथिंग, और डिजिटल इज समथिंग, जिसने डिजिटल असेट बनाया और लोग कोई जमीन बना रहे हैं, तो दो रेस चल रही है। तो आने वाले 10 साल में कौन जीतेगा? ये बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा आपने मेरे को। सबसे पहले आप एक चीज समझ लो, डेटा सेंटर बन रहा किस पे है? हम ही लोगों को बन रहा है कि भाई हम कुछ दे जमीन रहे हैं। पे। तो ताला आपके पास है, चाबी हमारे पास है। लैंड इज मदर ऑफ ऑल इकोनॉमी। आपको कुछ भी करना है, आपको जमीन की ही जरूरत पड़ेगी। डेटा सेंटर सर हवा में तो नहीं बनेंगे, उसको रखने के लिए स्पेस चाहिए। स्पेस चाहिए कहाँ पे? जमीन पे। तो मेरे हिसाब से आज मैं डेटा सेंटर को मना कर दूं, जगह नहीं देनी, मीन्स जगह ही नहीं हो तो डेटा सेंटर बनेगा किधर? तो लैंड मेरे हिसाब से इज जीतेगा। क्यों? और ये फैक्ट है सर, ये फैक्ट है। इसीलिए अच्छे बड़े लोग लैंड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनको पता है कि ज़मीन क्या वैल्यू देती है, क्या उसका तरीका होता है। बहुत तरीके है सर, बहुत तरीके हैं।
एक बंजर ज़मीन को लेके अगर आप उसके ऊपर बड़ा एक एंटरप्राइज ओपन कर दे, उस पे आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना दें, आप देखो उसकी क्या वैल्यूएशन हो जाती है सर। अभी मैं एक वैसे ही पॉडकास्ट में देखो, इतना बार बार पॉडकास्ट की बात आ रही है और सारी बातें रिलेटेबल लग रही मेरे को भी। 10,000 करोड़ का डेटा सेंटर बनाया एक बंदे ने भी गुजरात के पास में, तो जमीन उन्होंने ली है। बराबर। उसको उसके बगैर अच्छा उसका वो दाम भी देगा, उसको दाम भी देगा। दे आर लुकिंग, आई मीन अभी आपको सोलर बोल रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करना है। रिन्यूएबल एनर्जी भी रेस में है, बिजनेस इंडस्ट्री में कौन सा ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो बोलो रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस अगर आपको करना है, तो मैं तो बोलूँगा अगर ज़मीन होगी आपके पास, आप रेंटल पे दे दो सोलर वालों को। आप क्या, आपके पुश्ते नहीं पुश्ते बैठ के वहाँ पे सिर्फ रेंट उनका एस्केलेट होता जाएगा और रेंट खा के वो रखेंगे। मकान मालिक तो आप ही रहेंगे ना सर, जगह के मालिक लैंडलॉर्ड तो आप ही रहेंगे सर। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक लॉर्ड हम लोग ऊपर वाले को बोलते हैं और दूसरा लैंड वाले को बोलते हैं, लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड, क्या बात बोल दी पॉडकास्ट लॉर्ड। एक वो लॉर्ड है और एक दूसरा जमीन का मालिक है, लैंडलॉर्ड। ये आप दिमाग में बोलते हैं ना, बेस जो है ना, बेस पकड़ लोगे ना आप, तो सब चीजें बैठती जाएगी। बिकॉज व्हेन यू हैव अ लैंड यू कैन डू एनीथिंग ऑन इट। और लैंड का भी मतलब सर वो 2,000-3,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट नहीं है, पर आप साइजेबल लैंड। मेरे पास एक साइजेबल लैंड है, 5, 10, 25, 50 एकड़ एक साइजेबल लैंड है। अच्छा, जो लोग नए हैं, जिनको स्टार्ट करना है, जिनका बजट नहीं है, 1 एकड़ आधा एकड़ लो, लेकिन आधे एकड़ से कम लेना जमीन, यानी वो जमीन नहीं, वो प्लॉट हो गया। वो अगेन सेम आपका रियल एस्टेट हो गया, आपका रेसिडेंशियल कमर्शियल टाइप का वो इन्वेस्टमेंट हो गया। मिनिमम आधा एकड़ जमीन, मिनिमम 1 एकड़ जमीन लो। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक पार्क जो बनाना चाहे आप बना सकते हो। आप 2,000, 5,000, 10,000 प्लॉट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ घर ही बना सकते हो और उसके ऊपर कुछ नहीं बना सकते। एक पर्सपेक्टिव और है मेरा, मुकेश अंबानी जी का घर है। अब आप देखो, ये पतली सी गली से 2 गाड़ी चढ़ती है ऊपर, फिर राइट साइड में उनका एक घर आता है और पतली पतली गली में उन्होंने एंटीना खड़ा कर दिया। उसके पास में भी शायद एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, उनसे भी बड़ी कोई वो बिल्डिंग। लोधा की बिल्डिंग है। हाँ, लोधा जी की बिल्डिंग। तो फिर वो बताओ कि वो वहाँ पे क्यों रह रहे हैं? इतने कंजेस्टेड एरिया में उन्होंने बड़ी बिल्डिंग खड़ी करके क्यों रह रहे हैं? वो भी तो शायद आउटसाइड स्कर्ट में जाके रह सकते थे और बड़ी बिल्डिंग बना सकते। तो उन्होंने सर 26 माला कंस्ट्रक्ट किया है ना। उन्होंने 26 फ्लोर्स कंस्ट्रक्टेड। नहीं, बट वाई सेंटर, मतलब क्यों चूज करते? फिर भी मतलब मैं वहाँ पे अगर अभी थोड़े दिन पहले विजिट किया तो मैंने वहाँ पे सब अमीर लोग उसी जगह पे एकदम बसे रहना चाहते। सर एक ये भी होता है ना स्टेटस सिंबल, एक स्टेटस सिंबल भी होता है। सो वो अभी अब मुझे आप बताएं अलीबाग में लोग क्यों ले रहे हैं? आप अलीबाग अगर जाएं, सो वहाँ पे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने इन्वेस्ट किया हुआ है, स्टार्टेड फ्रॉम शाहरुख खान एंड उसके बाद सुहाना खान जी, फिर रोहित शर्मा जी, विराट कोहली जी, दीपिका पादुकोण एंड ऑल बिग सेलिब्रिटीज, ऑल बिग पीपल, all super HNI people have bought real estate there. If you go and see a quality of land there, you'll see यार ये लैंड का मैं 8 करोड़ रुपया दूं, पानी नहीं है वहां पे, वन साइड CRZ, but why? Because Alibag has become a new destination for the richest. तो एक अमीर आदमी जा रहा है तो मेरे को भी होना चाहिए। आई हैव गॉट माय फार्म हाउस इन अलीबाग, आई ट्रैवल बाय यॉट, स्पीड बोट है मेरे पास, मैं जाऊंगा वहां से, फ्रॉम साउथ बॉम्बे, फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया, 20 मिनट्स डायरेक्टली एट मांडवा जेटी, माय मर्सिडीज इज स्टैंडिंग देयर। एंड तो ये वो क्लास की बात है, और क्लास पे फिर पैसा नहीं होता सर। ऐसे एक छोटा सा एक जैसे क्यूरियोसिटी आ रही है कि मतलब बहुत बड़े जो देश के अमीर आदमी हैं, ठीक है, एक वो पे गए थे आपकी अदालत के अंदर, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे कि आपको 1 रुपये में ज़मीन दे दी गवर्नमेंट ने। फिर दूसरे जो एक बहुत बड़े व्यक्ति है जो पढ़ाते हैं, उन्होंने बोला कि 2 लोग भाग रहे हैं रेस के अंदर कि जिसमें जिसको 1 रुपये की एक ज़मीन दे दी और जिसको ज़मीन के लिए पैसा ही नहीं है, करने की नहीं है। तो जब 2 सिचुएशन एक जैसी नहीं है तो 1 रुपये की ज़मीन गवर्नमेंट से कैसे ले कोई? नहीं, 1 रुपए की जमीन सर, ये ना थोड़ा सा अपने यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है देश में, वी आर लिविंग अ क्रैब लाइफ। व्हेन वी से अ क्रैब लाइफ, तो वो एक क्रैब अगर ऊपर जाता ना तो उसको दूसरा पीछे से नीचे खींचता है। तो ये एक्चुअली ना गलत है बहुत। ये पर्सनली आई फील, आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, पर्सनली आई फील इट्स अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ सीइंग दिस। गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट कर रहा है?
आज मुझे बताएं, आज यही गिन चुन के जो बिजनेसेस हैं, ये कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं अपने देश के लिए, कितने जॉब्स दे रहे हैं, कितने एनजीओस चला रहे हैं जिसमें ये सब चीज़ हो रही है। देखो, कोई भी बिजनेसमैन है ना, अपना पेट तो पालेगा। इतनी मेहनत, इतना एफर्ट, जनरेशनल स्लॉग करके आ रहे हैं, दिन के 18-18 घंटे काम करते हैं। आज एक आम आदमी, हम लोग अगर मिलेनियल की बात करें, 4 घंटा काम नहीं करता ऑफिस में। सही बात है। बराबर? ये लोग लाइव यानी एक ज़माने से 18-18 घंटा दिन का काम कर रहे हैं, इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, इतना ये सब चीज़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट उनको क्यों सपोर्ट कर रही है 1 रुपए में ज़मीन देके? पहली तो वो डेड ज़मीन होती है। अच्छा, वो किसी से छीनी हुई ज़मीन नहीं होती, वो गवर्नमेंट की किटी की ज़मीन होती है। गवर्नमेंट की खुद की एक ज़माने से लैंड बैंक जो गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, वो गवर्नमेंट का होता है और गवर्नमेंट उनको देती है, बोलती है, "यार, तुम इसको बनाओ, इसके ऊपर डेवलपमेंट लाओ, इसके ऊपर फैक्ट्री-वैक्ट्री डालो, इसको आप उपजाऊ बनाओ या उसको इस तरीके से बनाओ जहाँ पे लोग काम कर पाएँ और लोगों को, हमारे स्टेट वाले लोगों को ही ग्रोथ हो और एक काम मिले।" तो दैट इज़ द ओवरऑल आइडिया एंड दैट्स व्हाई दे हैव बीन अलॉटेड लैंड एट दैट पर्टिकुलर प्राइस। क्यों? क्योंकि आज अगर वो आदमी बोलेगा कि मेरे लैंड में इन्वेस्टमेंट कुछ जा रहा है 10,000 करोड़ या 25,000 करोड़ या 50,000 करोड़ का, मैं सिर्फ लैंड इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो वो फिर उसके बाद क्या करेगा? वो बेटर अपॉर्चुनिटी स्टेट में ढूँढना चालू करेगा। जिस स्टेट को अच्छा परफ़ॉर्म करना है, वो बोलेगा, "अरे यार, मेरे स्टेट में आ जा, तू मेरे इधर लोगों को काम दे दे, मैं तेरे को फ्री में ज़मीन दे देता हूँ।" तो ये अच्छी बात है सर, ये अच्छी बात है। और ये चीज़ें हमको समझनी चाहिए कि ऐसे हमको भी एस्पिरेशन होना चाहिए कि यार, हम इन लोगों के जैसे बने कि हमको भी फिर इस लेवल पे गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले, कि गवर्नमेंट बोले, "अरे, आप यहाँ पे कुछ करो, तो हम ये लोकेशन आपको इस चीज़ के लिए आपको यूज़ करने दे रहे हैं।" वी हैव टू सेट आवर बेंच, हमको अपना लेवल बड़ा ऊपर करना है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। गवर्नमेंट किसी का भी, गवर्नमेंट में वो है ही नहीं कि किसी की चीज़ आपने किसी से छीन के किसी को किसी और को दे दी। आज तक आपने कभी सुना है कि गवर्नमेंट ने फार्मर्स के साथ इनजस्टिस किया? कोई भी। सर, दम ही नहीं है। मेन वोट बैंक है। फ्रैंक बता रहा हूँ आपको। कर ही नहीं सकते। आपके साथ, मेरे साथ हो सकता है। हाँ, करेक्ट है। उनके साथ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये और गलत नैरेटिव्स बनाते, फिर लोग बोलते हैं, अरे यार, उनको सस्ती में ज़मीन दे दी, ऐसा है, वो फालतू बात है। बिल्कुल फालतू बात है। 100% फालतू बात है। मतलब एक पूरे जैसे कोई भी स्टेट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता है? शायद प्रॉपर्टी की डीलिंग में रजिस्ट्री से आता है? रजिस्ट्री है एक वन ऑफ द फैक्टर है, वहाँ से रेवेन्यू बहुत ज़बरदस्त। प्रॉपर्टी टैक्स है। महाराष्ट्र में कितना होगा? फिगर मुंबई की मैं बात कर सकता हूँ। मुंबई इज़ ह्यूज, लाइक ह्यूमंगस। बहुत, बीएमसी तो सबसे रिच म्युनिसिपैलिटी है पूरे इंडिया में। आजकल एक पैटर्न ऐसा क्यों देखा जा रहा है विनीत जी कि ना, जैसे मान लो किसी के पेरेंट्स का घर है, मतलब गाँव में, मतलब पुराने गाँव में अच्छा घर होता है, कुछ पैसे से मिल जाते हैं, उसके 50 लाख 1 करोड़ रुपए तक मिल जाते हैं, और उन्हीं के बच्चे फिर उनको शहरों में लाके एक फ्लैट खरीद लेते हैं। हाँ। जहाँ पे आप अच्छी जगह रह रहे हो, अच्छे बड़े घर में रह रहे हो, आपका घर है, आप उसको 50-60 लाख में बेच दिया, और आप शहर में आके 1000 स्क्वायर फीट के एक घर में आप 1.5-2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके वहाँ रह रहे हो आप। द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। शहरों से लोगों को गांव जाना है और गांव से लोगों को शहर आना है। जिनके पास जमीन है, मैं आपके मीडियम से ये बोलना चाहूंगा लोगों को कि जो शेतकरी हैं, उनको ये समझना चाहिए कि दे आर सिटिंग ऑन द गोल्ड माइन। और अब से लेकर 2050 तक, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, हमारे मोदी जी जब विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 का जो उनका टारगेट है, गोल्ड माइन है लैंड, और लैंड जो एप्रिशिएट होगा वो अलग लेवल पे जाएगा। एक्चुअली ये ज़माना, जो टाइम है, ये ज़मीन का है। आपको पता है, मैं एक बीच में एक अच्छे बड़े साइंटिस्ट हैं, उनसे बात कर रहा था। ही इज़ माय कस्टमर, ही हैज़ बॉट सम लैंड्स विथ मी। उन्होंने मुझे कहा कि विनीत जी, कोविड तो एक आया, सून इन नेक्स्ट 10 years you will see there will be a food scarcity, there will be a water scarcity। अब ये भी महामारी है, ये भी आएगी। अब उस टाइम पे कौन राजा होगा? जिसके पास खुद का जमीन होगा, खुद का प्रोडक्शन का कैपेसिटी होगा।
ऑल द बिलियनर्स। अच्छा, वर्ल्ड में सबसे बड़ा, अमेरिका का अगर मैं आपको बताऊं, अमेरिका का सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड कौन है? ट्रम्प ही है। नहीं, बिल गेट्स। अच्छा। बिल गेट्स इज द बिगेस्ट लैंडलॉर्ड ऑफ, एंड ही हैज अ प्रॉपर एग्रीकल्चर वाली जमीन है जहां पे खेती होती है। सो ही हैज गॉट द, ही इज द बिगेस्ट लैंडलॉर्ड ऑफ अमेरिका। वो क्यों ले रहा है? उसके बाद है जेफ बेजोस, इलन मस्क। व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग इनटू लैंड? अच्छा, लैंड क्योंकि फूड स्कैर्सिटी, ये तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो आएगा जब देश में आएगा, कहीं पे भी दुनिया में आएगा, तब लोगों को समझ में आएगा कि अरे यार, तो ये न्यूक्लियर वॉर से भी खतरनाक चीज है। खाने को ही नहीं होगा आपके पास, यहाँ होगा तो उसके पास दाम जो होगा वो अलग लेवल पे होगा। तो ये सब चीजें आप अगर समझे, तो मैं आपको आपके मीडियम से जो बोलना चाहता हूँ कि फार्मर को तो आज जमीन बेचनी ही नहीं चाहिए। बट अगर वो बेच के कर रहे हैं तो ठीक है, हर एक का जैसे एस्पिरेशन है। देखो, कोई भी जमीन बेचता है ना, खुशी खुशी नहीं बेचता है। उसके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होगी, कहीं ना कुछ होगा, तब जाके वो जमीन बेचेगा। नहीं तो कोई कोई जमीन और गोल्ड ऐसे ही नहीं बेचता। तो अगर वो बेच रहा है, सपोज उसने 5 एकड़ है, 5 एकड़ बेची, तो 1 एकड़ कहीं पे रिटेन कर ले और 4 एकड़ से जाके फ्लैट खरीद ले, चाहे एक कमरा कम खरीद ले फ्लैट का, वो चलेगा। बट 1 एकड़ तो कहीं पे रिटेन करे ही करे। ये मेरा सजेशन है। जितने भी शेतकरी मेरे भाई हैं, फार्मर्स हैं, उनके लिए मैं आपके मीडियम के थ्रू उनको ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप ज़मीन रिटेन करे रखें। मतलब जब भी ऐसी ये फार्मर भूमि की बात आती है, मतलब कोई कृषि क्षेत्र की बात आती है, तो सब जैसे अमिताभ बच्चन जी का भी बार-बार आता है कि अरे! अमिताभ बच्चन कोई फार्मर थोड़ी है क्या, जो उन्होंने कृषि की ज़मीन खरीद ली है। तो हर आदमी ऐसे सोचता है कि मैं किसान तो नहीं हूँ, तो मैं इस तरह की लैंड कैसे खरीद पाऊँगा? इसका डेफिनेशन है सर, इसका डेफिनेशन है, क्या है? हमारे लॉ के हिसाब से किसान वो नहीं है जो खेती कर रहा है। फार्मर है, लेकिन वो डेफिनेशन के हिसाब से, इफ यू होल्ड एन एग्रीकल्चर लैंड, अगर आपके नाम पे कहीं पे भी एग्रीकल्चर लैंड या एक लैंड है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन उसका स्टेटस एग्रीकल्चर लैंड है, तो आप फार्मर है। ठीक है। तो आप फार्मर है। फिर चाहे वो आदमी फिल्म इंडस्ट्री का हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे नॉर्मल बिजनेसमैन हो, चाहे सैलरीड हो, चाहे कोई भी हो, अगर आपके या आपके पेरेंट्स के नाम पे कहीं पे भी एग्रीकल्चर लैंड है, तो आप फार्मर है। आपको उसके बेनिफिट्स मिलेगी। और नहीं है तो बिल्कुल नहीं है तो आप फिर फार्मर नहीं हो सर। किसी भी केस में नहीं है। बन सकते हैं कोई ऐसे कि भई मैं बनना चाहता हूँ। अभी इंडिया में ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे आप ज़मीन अगर आपको खरीदनी है, तो आपको प्रूव करना होता है, आपको दिखाना होता है कि भाई ये देखिए, मेरे पास या मेरे पिताजी के पास ये एग्रीकल्चर लैंड ये स्टेट में है, और उसके बेसिस में मैं आपके स्टेट में जगह खरीद रहा हूँ। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, आज हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अगर आपको ज़मीन खरीदनी है, तो आपको या आपके पेरेंट्स के नाम पे, आपके एक दादाजी के नाम पे कहीं पे भी लाइव होनी चाहिए ज़मीन, आज के तारीख में एट स्टैंड होनी चाहिए। कहीं पे भी, कौन से भी स्टेट में अगर एग्रीकल्चर लैंड की ज़मीन है, तो आप महाराष्ट्र में जगह खरीद सकते हैं। अगर नहीं है, तो आप नहीं खरीद सकते। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए दूसरे स्टेट्स हैं, लाइक राजस्थान हो गया, या आप तमिलनाडु पकड़ लीजिए वहाँ पे, या कर्नाटका हो गया, और उड़ीसा। ये लोकेशंस में, एमपी में भी, इनफैक्ट एमपी में भी, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, आप एक नॉर्मल है, पिताजी की ज़मीन थी, उन्होंने बेच दी एक ज़माने पहले, अब हमारे हाथ में कोई भी ज़मीन नहीं है, तो वहाँ पे आप नॉर्मल एज़ एन इंडियन जाके ज़मीन खरीद सकते हो। Those are investor friendly states. They allow people to come and buy land, यानी Indians to come and buy land in our state, in their state. तो वो आके जब जमीन खरीदेंगे, तो उसके बेसिस पे आप वो महाराष्ट्र में जमीन खरीद सकते हो। महाराष्ट्र का रूल क्या है कि अगर आप जमीन होल्डर हो एनी स्टेट ऑफ इंडिया, तो आप महाराष्ट्र में जगह खरीद सकते हैं। जैसे सर ज़मीन में करोड़पति बनने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है कि आप एक लोकेशन आइडेंटिफाई करो। वो लोकेशन को आप देखिए कि आजू-बाजू मेरे वहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। एक्सप्रेसवे जा रहा है, रेलवे आ रही है, इंडस्ट्री आ रही है, डैम का प्लान है, स्मार्ट सिटी का प्लान है, क्या प्लान है? ये जंक्शन बनेगा, इसका फ्यूचर क्या है? फाइंड आउट दैट प्लेस, एंड जितने भी इंडिया में मेट्रो है,
वो मेट्रो के कोई भी मेट्रो से 200 किलोमीटर पे कोई जगह पकड़ो, दिल्ली हो गया, दिल्ली से 200 किलोमीटर पे कोई जगह पकड़ो, 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर्स के लोकेशन में आपको जगह पकड़नी है, 200 किलोमीटर्स। पर बहुत दूर नहीं हो गया? नहीं नहीं, मेट्रो से 200 किलोमीटर बोल रहे हो आप? मेट्रो के सिटी सेंटर से 200 किलोमीटर। अच्छा, मेट्रो का आपका जो एक्सपांशन है वही करीबन 50-60 किलोमीटर का है, वही आपका बॉर्डर ही 50-60, यानी वो दिल्ली से निकलते निकलते ही आदमी को 50, जैसे बेंगलोर है, बेंगलोर का एयरपोर्ट 45 किलोमीटर्स, जहाँ हम बैठे हैं वहाँ से 45 किलोमीटर्स, तो ऑलरेडी वो 40-45 किलोमीटर्स हो गए, तो यानी वो पॉइंट से हो गया 150 किलोमीटर। मैं तो सिटी सेंटर से बोल रहा हूँ, तो सिटी सेंटर या एंड पॉइंट से 150 किलोमीटर्स, वो लोकेशन कोई भी हो, कहीं पे भी ऐसी रेडियस में, सब सर्कल में आप सर्कल आउट करो कि ये लोकेशन है, वो लोकेशन के ऊपर डिटेल्स निकालना चालू करो कि इधर क्या आ रहा है, क्या आने वाला है, गवर्नमेंट का क्या प्लान है, क्योंकि गवर्नमेंट ना कुछ भी करेगी ना उसके आजू बाजू ही करेगी, उसके आजू बाजू ही करने वाली। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरी फैक्ट्री किधर है, ये लोकेशन में है, वो ये नहीं बोलेगा अरे मैंने अहमदाबाद में फैक्ट्री डाली है, वो एक्सपांशन के लिए डाल सकता है, लेकिन अगर सिटी के बाहर उसको डालनी है तो जहाँ पे गवर्नमेंट आजू बाजू MIDC डिक्लेयर करेगा वहीं पे वो जाएगा, तो वही रेडियस में काम होता है। सो 150 to 200 किलोमीटर्स पकड़ के चलो कि ये लोकेशन, और वहीं पे न्यू Tier 2 सिटीज बनते हैं, वहीं पे न्यू सैटेलाइट टाउन्स बनते हैं, जो बड़े महानगर को उसका जो बर्स्ट होता है उसको हैंडल करने के लिए उपनगर बनते हैं। तो ये एक फिलॉसफी, ये एक साइंस है, ये इस तरीके से ही मॉडल चलता है। तो वो 200 किलोमीटर्स पे आप ढूंढो, वहाँ पे सस्ती से सस्ती ज़मीन निकालो, अच्छी ज़मीन प्रोसेस फॉलो करके खरीद के वो फेंसिंग मार के बैठ जाओ। ज़मीन खरीदी ना सर, आपको डंडा लेना पड़ेगा, ज़मीन खरीदा ना, डंडा लेके वो बोलता है लठ गाड़ के बैठ जा। मैं जा रहा हूँ जमीन खरीदने, पहले तो ये लो आप पॉडकास्ट करें, मैं तो जाते तो ऐसा लग रहा है पहले ढूंढ गया हूँ एक जमीन। नहीं, एक्चुअली फैक्ट वो लेके आप बैठ जाओ एंड वेट फॉर 10-15-20 ईयर्स, मैक्सिमम 20 ईयर्स रुको और देखो किस तरीके से वो ग्रोथ आता है। सही बात है, मतलब सर, मतलब आज आपने बहुत, मतलब मैं, मेरे एक फ्रेंड भी है, काफ़ी क्लोज फ्रेंड बन गए अभी, पॉडकास्ट से ही बातें होती है ज़्यादातर, आजकल फ्रेंड ऐसे ही बनते हैं। आज तो हम, पहले तो अलग तरीके से बनते थे, आजकल फ्रेंडशिप का भी नया तरीका हो गया है कि पॉडकास्ट करो और दोस्त बन जाओ। तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि मैंने एक समोसा का बिजनेस स्टार्ट किया था और हमको तुरंत एक 8,000 पीस का ऑर्डर आया। वो 8,000 पीस का ऑर्डर आया तो क्या करें, पैसा कहाँ से लाए, कुछ 7-8 लाख रुपए ही चाहिए थे। उन्होंने एक छोटी सी ज़मीन खरीदी थी, बहुत छोटी सी ज़मीन खरीदी थी, बोला इसको बेचेंगे, और तुरंत वहाँ ज़मीन बेची। वो 8,000 पीस समोसा का ऑर्डर का, वो बोला कि पैसे, क्योंकि सब मटेरियल चाहिए होता है ना, बनाना होता है, सब कुछ करना होता है, बोला सेटअप करेंगे, तो ज़मीन बेच के तुरंत उन्होंने उनका बिजनेस खड़ा कर दिया। आज 50 करोड़ का बिजनेस है उनका। तो वही है ना सर कि वही पैसा फंड आपको आएगा कहाँ से। हम देखते हैं सर बहुत सारे लोग ज़मीन खरीद के, अभी तो मैंने आपको बता दिया, एक आदमी ने अपनी ज़िंदगी बचा दी, एक आदमी ने देख लिया कि अरे यार, मैं अभी जो मैंने आपको बताया, जो आदमी 35 करोड़ में जिसने जगह बेची, उसने मुंबई के बाजू में एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे मस्त उसने 10 करोड़ का विला ले लिया। अरे के हाँ, वो कि लास्ट के कुछ साल है, आई लिव द लाइफ आई वांट। बोले पैसा करना क्या है, क्योंकि आगे पीछे जिसके कोई नहीं, और तो उनको तो यही है ना कि यार यार पैसा तो ओवर पैसा आ गया। अब जो नौकरी कर रहा है आदमी, पहले उसको फ्लैट खरीदना चाहिए या फिर ज़मीन खरीदनी चाहिए? अगर फ्लैट नहीं है तो फ्लैट, पहले छत अपनी मजबूत करो, ग्राउंड मजबूत करो, बेस मजबूत करो। घर हो गया यानी आपने अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर दिया। घर बन गया, अपने बीवी बच्चे माँ बाप आगे पीछे, भाई कुछ नहीं है तो मेरे पास फ्लैट तो है। और उस पर लोन नहीं होना चाहिए। हाँ, उस पर लोन, पहले लोन निकालो, मैं वही बोल रहा हूँ, पहले वो चीज़ लेके उसको लोन निकाल के नलीफाई करो, उसके बाद क्या करना है तो ज़मीन खरीदना। उसके बाद फिर दूसरे फ्लैट लेने की गलती मत करो, या दूसरा मैं गाला ले लूँगा, वहाँ से मेरे को रेंट आएगा। आपको बेटर पड़ेगा वो पैसा आप FD में डाल के 6% ब्याज ले लो, रेदर देन पुटिंग दैट मनी इनटू सेकंड फ्लैट या सेकंड शॉप में डाल के उससे आप 3-4% कमाओ। तो रिच डैड पुअर डैड बुक के जो फाउंडर है रॉबर्ट, तो उन्होंने तो बोला कि मैंने तो 16,000 घर मेरे नाम पे है। उनका सिस्टम अलग है ना, वहाँ पे रेंटल इनकम सारा है। फॉर एग्जाम्पल दुबई, रेंटल इनकम इज 9%। अपन इंडिया की बात कर रहे हैं, अपन इंडिया की बात कर रहे हैं, हम लोग आप हमारे देश की बात कर रहे हैं। बट गलत हो गया ना। जैसे मतलब मैंने, अब जैसे मैं इन्फ्लुएंस हो गया उधर से, तो इससे 1,000 लोग इन्फ्लुएंस हो गए होंगे, अरे नहीं नहीं नहीं, फ्लैट लेके रेंट पे चढ़ाएंगे तो इनकम आती रहेगी। बराबर, लेकिन वो आप इनकम भी तो देखो कितनी आ रही है।
अच्छा, मजे वाली बात, वहां पे वो देशों में बैंक के एफडी का मींस पैसा रखने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। इफ यू पुट मनी इन अ बैंक यू हैव टू पे कि अरे बैंक ये मैनेज करने के लिए, सेफ रखने के लिए 1% मेरे से ले ले तू। आज आप दुबई में एफडी का रेट क्या है? 2% 3%। तो उस हिसाब से वहां पे रेंटल यील्ड इज हायर, वहां पे कॉस्टली है रियल एस्टेट, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है, इसलिए रेंटल यील्ड्स आर हायर। गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आर रिलेटेड टू रेंटल हाउसिंग। हमारे यहाँ पे रेंटल हाउसिंग की पॉलिसीज किधर है? अच्छा, आजकल जैसे मुंबई में तो वैसे भी घर की कमी है, और वैसे बालकनी वाले घर तो वैसे भी नहीं है, लोग तो प्रेफर करते हैं कि बालकनी वाले फ्लैट मिल जाए मुझे। बट वहाँ पे 1000 मतलब 800 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट का कोई घर मिलता है, करोड़ों रुपए का, 1-2 करोड़ रुपए का आता होगा। तो वास्तव में ब्रांड बिक रहा है कि फ्लैट बिक रहा है? नहीं, मुंबई की कहानी अलग है सर। मुंबई इज अ डिफरेंट मार्केट। थोड़ा समझाओ ना कैसा है वो। सर मुंबई शहर एक एस्पिरेशंस का शहर है, सपनों की नगरी वाला। सपनों की नगरी जिसको कहते हैं। मुंबई शहर सपनों की नगरी है, माया नगरी है, माया नगरी, और वो फैक्ट है। पता नहीं क्या कुछ कौन सा फॉर्मूला है जो वहाँ पे लोगों को चला रहा है, और जो वहाँ पे रहता है वो बाहर निकल नहीं सकता। एक ऐसी कौन सी, मैं बोलूँगा, विशियस सर्कल बना हुआ है कि वहाँ से आदमी निकलता ही नहीं है, वो वहीं पे रहेगा। आप तो 1000 फुट का घर कहते हैं, मैंने 180 फुट स्क्वायर फीट 180 स्क्वायर फीट के घर भी वहाँ पे बनते हुए मैं देख रहा हूँ, और वो भी बिके हुए हैं, वो भी सोल्ड आउट है, वो भी लोगों ने लेके रखा हुआ है। हाँ। आप सोचिए ये बात। तो वहाँ का मार्केट टोटल डिफरेंट है। एक अगर पर्सनली बात करूँ, अगर मैं पर्सनली बात करूँ, तो आई एम अ पर्सन हु बिलीव्स इन लिविंग इनटू अ स्पेस ए एंड लिविंग विथ अ गुड कम्युनिटी। कि अगर आज मेरे पास 50 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया है, अगर मुझे कोई ऑप्शन देगा मुंबई में आप 200 फुट ले लो, या आप बदलापुर में 3 बेड ले लो, तो अच्छा, बदलापुर इज आउटस्कर्ट्स ऑफ थाने, थाने आउटस्कर्ट्स ऑफ कल्याण, आई वुड से। सो थाना के आगे कल्याण, कल्याण के आगे बदलापुर। तो मैं बदलापुर प्रेफर करूंगा, बिकॉज मुझे ये नहीं चाहिए कि यार मैं वही घर में रहूं, मेरे आजू बाजू लोग वही हो, क्योंकि 1 करोड़ पैसा बहुत होता है मुंबई में ना, इसकी वैल्यू नहीं है। और इसीलिए लोगों को लगता है अरे 1 करोड़ है तो कुछ नहीं है, लेकिन आप 1 करोड़ लेके बाहर निकलो तो आपको समझ में आएगा कि 1 करोड़ में आपको लोग करोड़पति कहते हैं, बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं आपको। मैं अभी आ रहा था बैंगलोर, आई सॉ सम अपार्टमेंट्स, ये वो देखे मैंने, कुछ तो ब्रिगेड या दूसरे ग्रुप के थे। आई वाज जस्ट टेलिंग माय वाइफ, अरे यार यहाँ पे देखिए 4 BHK लगा हुआ है 2.5 करोड़ रुपए में। तो इट्स अ वेरी गुड, क्योंकि बॉम्बे में आपको 4 BHK 2.5 करोड़ रुपए में नहीं मिलेगा। तो यही है कि 1 करोड़ बहुत होता है, लेकिन वहाँ के लोगों को बस के यही चीज़ है। अगर अगर वो थोड़ा-सा एफर्ट लें, तो उनकी लाइफ़स्टाइल, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ़, व्हिच आई फ़ील कि आज के लोगों को क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ होना ज़रूरी है। तो वो उसके लिए उनको बाहर निकलना चाहिए, और बाहर निकले तो ज़्यादा बेटर है। तो लैंडलॉर्ड की बात आएगी तो बताओ, पूरे इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है जहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए? नितिन, पैसे निकालो। मैं बोलूँगा 100% सबसे बेस्ट महाराष्ट्र। 5 साल, 5 इयर्स टॉप पे जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है सर। तो पॉडकास्ट जो भी देख रहे हैं और जिनको पता चल गया है महाराष्ट्र में आप पैसा बना सकते हो, तो सर को रीच आउट कर लेना। बहुत बढ़िया सर, नीति, मज़ा आ गया आपसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट। ये सदाबहार पॉडकास्ट है, इसका कोई एक्सपायरी नहीं है। राइट, राइट। नहीं, लैंड एक्सपायर नहीं होता ना थैंक यू सर। सो मच सर।